हेलो डियर फ्रेंड्स, देखिए हम न्यू NEP 2020 आपके लिए क्लास लेके आए हैं जिसमें सभी क्वेश्चंस, फैक्ट्स और थ्योरी हर डाटा अवेलेबल है। आपको यहाँ की वीडियो से कुछ अलग कहीं नहीं मिलेगा और इसमें कुछ एक्स्ट्रा ही मिलेगा जो आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिट देगा एग्ज़ाम में, क्योंकि आप CTET एग्ज़ाम चल रहे हैं, उनमें सभी में एग्ज़ाम में क्वेश्चन मोस्टली पूछे जा रहे हैं। तो आप स्किप ना कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर चैनल में नहीं है आप। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जैसे कि मतलब इस तरह से दिया हो तो आप कैसे समझेंगे और कैसे सॉल्व करेंगे या कैसे उस क्वेश्चन को क्लिक करेंगे। देखिए NEP 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, अगर पूछ लिया जाता है कि NEP की फुल फॉर्म क्या है तो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बनेगा। कब आई थी? अब जो नया संशोधन हुआ है वो 2020 में आया है। ठीक है। नई राष्ट्रीय एजुकेशन नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? भारत का वैश्विक स्तर शैक्षिक रूप में महाशक्ति बनाना और भारत में शिक्षा का सार्वभौमकरण करके शिक्षा की गुणवत्ता को उच्च करना। यानी कि इसमें क्या करना है, इसमें आपको एजुकेशन को अच्छे से अच्छे प्रायोरिटी में देना है बच्चों को, और बच्चों पे शिक्षा का भार नहीं थोपना है, बच्चों को रटाना नहीं है, बच्चों पे बोझ नहीं डालना है पाठ्यक्रम का। बच्चों को कुछ ना कुछ डिफरेंट तरीके से अच्छे से समझाना है। यानी कि जो भी पाठ्यक्रम है उसको लचीला बनाना है, आसान बनाना है। अगर बच्चा नहीं समझ पा रहा है तो उसके लिए नए तरीके ढूंढने हैं। बच्चे को असफल नहीं बताना है, अपनी शिक्षा को कुछ नए तरीके से उनके सामने पेश करना है। यही इनका नीति का नियम है। अब जो शिक्षा की रूपरेखा होगी वो 5+3+3+4 होगी स्कूली पाठ्यक्रम में। इसमें क्या होगा कि 3 से 8 साल का बच्चा मतलब 5 ग्रेड में आएगा, 8 से 11 साल का बच्चा 3 ग्रेड में आएगा और 11 से 14 साल का बच्चा भी 3 ग्रेड में, और 4 से 18 ईयर का बच्चा जो आएगा वो 4 ग्रेड में आएगा। ये पूछ लिया जाता है कि 8 से 11 साल का बच्चा किस ग्रेड में आता है, तो 3 ग्रेड में आता है। क्वेश्चन में पूछे जा रहे हैं। इस रूपरेखा के पहले भाग में प्री स्कूल और के 3 साल और प्राथमिक स्कूल की पहली और दूसरी कक्षा, कक्षा 3 से 5 और कक्षा 6 से 8 एवं कक्षा 9 से 12 शामिल है। जैसे कि बोला कि प्री स्कूल की रूपरेखा में कहाँ से कहाँ तक के बच्चे आएंगे, तो वो 3 साल तक, 3 साल से है ना। और जो अब नेक्स्ट ईयर की उसमें आएंगे तो प्राथमिक स्कूल की में पहली दूसरी कक्षा में। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें से क्वेश्चन पुटअप किए गए हैं और मोस्ट पूछे भी जा रहे हैं और ये इंटरव्यू में भी पूछे जाएंगे। हर जो शिक्षा के ऊपर एग्ज़ाम जा रहे हैं उन सब में इन क्वेश्चनों को लिया गया है। तो NEP 2020 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से कुछ भी स्किप करना आप लोगों के लिए लॉस होगा। ठीक है, तो देखिए इसमें बहुत आसानी से समझाया गया है। मैंने हर नोट्स को, हर टॉपिक को इम्पोर्टेंट ही लिया है जो आपके लिए ज़रूरत है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट टॉपिक पे न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को सरकारी और प्राइवेट स्कूल दोनों संस्थाओं के द्वारा फॉलो किया जाएगा। अब ऐसा नहीं कि हमारे ये पूछा जा रहा है उसमें एग्जाम में भी कि क्या इन दोनों में 4 ऑप्शन दे देते हैं, फिर 4 ऑप्शन में आपको पता होना चाहिए कि ये प्राइवेट स्कूल क्या ये सरकारी स्कूल में ही यूज़ हो रहा है रूल्स या प्राइवेट स्कूल में, तो दोनों संस्थाओं को लिए फॉलो किया जाएगा। नेक्स्ट की NEP नारा, कि NEP का नारा क्या है कि एजुकेट, एनकरेज, एनलाइटन के आदर्श वाक्य के साथ यह भारत में पिछले 34 वर्षों में जारी की जाने वाली पहली शिक्षा नीति है। अब पूछा जा रहा है कि कौन से मतलब कितने वर्षों से जारी की जा रही है, तो 34 वर्षों से। और इसका नारा क्या है कि एजुकेट, एनकरेज, एनलाइटन के आदर्श, यानी कि उसे एजुकेट करना, एजुकेट के लिए एनकरेज यानी उत्साहित करना। इस तरह का पैटर्न, इस तरह का पाठ्यक्रम दिया जाए कि वो खुद पे खुद उत्साहित हो पढ़ने के लिए। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का लक्ष्य वर्ष 2030 तक सकल नामांकन अनुपात 100% करना है। मतलब कि अब पूछा गया है कि 2020 और 2021 का जो लक्ष्य टारगेट हुआ है वो कहाँ से कहाँ तक हुआ है, तो 2030 तक। तो उनका पूरा पूरा टारगेट रहेगा कि 2030 तक हम इनका मतलब 100% तक जो हमने नीति बनाई है उनको फॉलो कर लेंगे। ठीक है, 5वीं कक्षा तक की शिक्षा मातृभाषा, स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा में उपलब्ध करवाना होगा। देखिए जो 5th तक जो शिक्षा होगी उसमें ये नहीं कहा जाएगा कि बच्चों को इंग्लिश में बर्डन है तो इंग्लिश में ही कराना है, बच्चों को हिंदी में कराना है, या बच्चों को जो हम लोग लैंग्वेज करेंगे उसमें कराना नहीं। बच्चा जिस लैंग्वेज से आया है आपके स्कूल में उस लैंग्वेज को ही बच्चे को, उसको ही, उसकी मातृभाषा को ही लेके चलना है और उसके थ्रू ही उसे समझाना है। मातृभाषा को कक्षा 8 और उससे आगे की शिक्षा के लिए प्राथमिकता देने का सुझाव दिया गया है, पर अभी सुझाव दिया गया है पर उसे फॉलो नहीं किया गया है। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी के 4 चरण हैं।
एक बात समझिए कि बहुभाषिकता मतलब मातृभाषा को प्रायोरिटी क्यों दी है। ये इसलिए दी है कि जितने भी बच्चे होंगे, देखिए कोई अलग भाषा का, कोई बिहारी भाषा का, कोई उर्दू मतलब कोई पंजाबी भाषा का, तमिल भाषा का, ये सब बच्चे जब एक साथ आएंगे और वो सब अपनी अपनी लैंग्वेज में मतलब स्कूल में प्रावधान करेंगे और स्कूल में बच्चों से आपस में एक कम्युनिटी बनाएंगे, तो उससे वो बच्चे संस्कृति, उनकी लैंग्वेज मतलब काफ़ी चीज़ें उनसे सीख सकते हैं। तो बहुभाषिकता मतलब कि हमें मल्टीलिंगुअल जो हमारी मल्टीलिंगुअल लैंग्वेज है उसको प्रायोरिटी दी गई है। ठीक है, इसीलिए ये इम्पोर्टेंस है हमारे लिए। पूछा भी जाता है कि किसको मतलब अभी प्रावधान दिया गया है, तो बहुभाषिकता को। नेक्स्ट, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का केंद्र बिंदु क्या है। भाई इसका केंद्र बिंदु क्या है, मुख्य लक्ष्य क्या है, क्या टारगेट है कि अब हमें कहाँ से कहाँ तक का टारगेट लेके चलना है। तो इसका लक्ष्य है कि इसका उद्देश्य है कि 2035 तक व्यावसायिक शिक्षा देनी है। उस शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात 26.3% से बढ़ाकर 50% करना है। मतलब जो अभी उसका सकल शिक्षा का जो अनुपात चल रहा है वो 26.3% चल रहा था, अब उसे बढ़ाकर 50% करना है। सभी उच्च शिक्षा संस्थानों HEI का उद्देश्य बहुविषयक संस्थान बनाना होगा, जिनमें से प्रत्येक में 3000 से अधिक छात्र होंगे। देखिए इधर से बहुविषयक संस्थान बनाना है, इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मतलब ये 4 ऑप्शन में देंगे आपको, इनमें कन्फ्यूजन के लिए देंगे, उसमें से गलत डाल देंगे। 2035 की जगह आपको 2000 मतलब इसमें व्यावसायिक शिक्षा लिख रही है तो आपको 2030 दे देंगे, जबकि व्यावसायिक शिक्षा के लिए तो 2035 तक टारगेट माना गया। 50 दिया है उसको 40% कर देंगे, 26 दिया है उसको 27 कर देंगे, तो 3000 दिया उसको 4000 कर देंगे। तो आपको ये ध्यान में रखना है मेन पॉइंट। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखिए, उत्तराखंड इसे सबसे पहले लागू करने वाला पहला राज्य होगा। पूछ सकते हैं कि आपसे सबसे पहला भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जिसने NEP को पहले मतलब फॉलो किया है या पहले लागू किया है हमारे अपने उसमें राज्य में। ठीक है, पूर्व भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO के प्रमुख कस्तूरी रंगन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अध्यक्ष है। पूछ सकता है कि भाई पूछ सकते हैं क्या, क्वेश्चन में पूछा गया है। देखिए अभी मैंने क्वेश्चन ले रखे हैं, पुटअप के जा रहे हैं, इसलिए आप थ्योरी समझिए, उसके बाद आप क्वेश्चन आसानी से पुटअप कर सकते हैं, है ना। तो थ्योरी समझना जरूरी है कि ये है क्या। NEP आप ऐसे रट के कर लेंगे, आप अपना ही नुकसान करेंगे कि वहाँ जाके भूल जाएंगे, गारंटी इस बात की। पूर्व भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान ISRO के पूछ लेंगे कस्तूरी रंगन कहाँ से बिलोंग करते हैं, मतलब कहाँ के हैं, मतलब क्या है ये ISRO के प्रमुख थे संगठन के, और क्या है कस्तूरी रंगन अब क्या है अध्यक्ष किसके, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की। ठीक है, इनके बेस बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं कि जो कस्तूरी रंगन है अब क्या वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कौन सी किसके अध्यक्ष हैं, 2020 के हैं या 1986 के हैं या 1968 के हैं, है ना। ऐसे NEP 2020 भारत में 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है। ठीक है, अब पूछ लेंगे कि 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति कौन सी है, तो आप क्या कहेंगे NEP 2020। आपको इसमें 1968 भी डाल सकते हैं जो हमारी पहली थी, सेकंड 1986 भी डाल सकते हैं जो हमारी दूसरी थी, और 1992 जो उसमें संशोधन करके 1986 थी। 1992 जो थी वो 86 वाले में संशोधन की थी। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद यह भारत की केवल तीसरी शिक्षा नीति होगी। अब देखो, अब जो हमारा स्वतंत्र हुआ था भारत, उसमें केवल ये तीसरी नीति है, जबकि उससे पहले सिर्फ 2 नीति आई थी शिक्षा नीति। शिक्षा के लिए पहली नीति 1968 में प्रख्यात की गई थी, जैसे भी केवल मैंने बताया और दूसरी 1986 में लागू की गई थी। कैबिनेट ने मानव संसाधन और विकास मंत्रालय MHRD का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय भी कर दिया है। देखिए ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सी ऐसी पहली नीति है जो शिक्षा में पहले हुई थी, तो 1968 में। कब आई थी, 1968 में। अब जो आई मतलब जो दूसरी थी 1986 में। ठीक है, आप कैसे याद करना, 6868 मतलब 86 को अल्टा पल्टी कर देना, जब कम आए तो पहली नीति में आ जाएगी और जब बाद में आए तो दूसरी नीति में आ जाएगी। तो ये दोनों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। MHRD वाला भी इंपॉर्टेंट है कि इसका नाम बदलकर शिक्षा बना दिया, शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है ना। NEP 2020 का लक्ष्य, अब देखिए 2035 तक था तो व्यावसायिक था, पर अब 40 के लिए क्या है। NEP 2020 का लक्ष्य क्या है, 2040 तक एक कुशल शिक्षा प्रणाली बनाना है। क्या बनाना है, कुशल शिक्षा प्रणाली, कि हमारी जो शिक्षा प्रणाली को एक ठोस मजबूत बनाए गए, हमारे भारत को एक आने वाले देश में मतलब सबसे अधिक शिक्षित
इस सबसे बढ़िया शिक्षित और व्यावसायिक देश हमारा होना चाहिए, ये टारगेट रखा गया है, जिसमें सभी शिक्षार्थियों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा तक समान पहुँच हो। मतलब अब हर बच्चा शिक्षित होगा, हर घर के बच्चा शिक्षित होगा, क्योंकि जो पिछड़े बच्चे हैं, जो पिछड़े देश हैं, राज्य हैं, उन सबके बच्चों को अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान की जाएगी और मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी कुछ क्लासों तक। ठीक है, तो ये NEP 2020 का लक्ष्य है। और उन्हें मतलब ये नहीं है कि उनकी मातृभाषा को प्रायोरिटी नहीं दी जाएगी, बहुभाषिकता को प्रायोरिटी दी जाएगी और उन पे सब्जेक्ट नहीं थोपे जाएंगे कि भाई 9th क्लास से आपको मैथ ही लेना है, ये लेना है, ऐसे लेना है, सब कुछ नहीं होगा। अब मल्टीलैंग्वेज सभी लैंग्वेज को मतलब सभी सब्जेक्ट को प्रायोरिटी दी जाएगी। ठीक है, 2030 तक शिक्षण के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत B.Ed डिग्री होगी। आप देखिए 2030 तक आप जो शिक्षण के लिए जो डिग्री होगी, अब B.Ed की 4 साल की डिग्री होगी। पहले 2 साल की थी, उससे पहले 1 साल की थी, 1 साल की भी होने के लिए बोला गया था, लेकिन अब 4 साल की 4 साल की B.Ed जो होगी उसको सबसे ज़्यादा मतलब न्यूनतम जो है प्रायोरिटी दी जाएगी, है ना। कक्षा 5 तक के छात्रों के लिए शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होगा। सिर्फ रट्टा सीखने के बजाय मुख्य ध्यान बच्चों के कौशल और क्षमताओं पर होगा। ये रट्टा नहीं लगाना है कि बच्चों को ऐसे ये मैंने लिख दिया है और मैंने कहा ऐसे बेटा 2030 में ये करके ऐसे कर लेना, हो गया। इसे समझाना है, उसे बच्चों को अच्छे से क्लियर कराना है, तो उससे पहले कुछ नहीं करना। ठीक है, तो बच्चों को आपको रटाना नहीं है। बच्चा असफल नहीं है, संस्थान असफल है। बच्चा असफल नहीं है, संस्थान असफल है। उनकी जो आप सुविधाएं दे रहे हैं वो असफल है। यानी कि आप अपनी सुविधाओं में चेंज कीजिए, अपने स्कूल के आपके एनवायरमेंटल स्टडी को, हर चीज़ को सही से उस चीज़ को कर पाए, ताकि बच्चा उस चीज़ को अच्छे से कर ले। तो आपका संस्थान आपका क्या है, ये चीज़ें बेकार हैं। तो आपको क्या करना होगा, आपको अपनी संस्था में चेंज लाना होगा। व्यावसायिक क्षेत्रों सहित एक अनुशासन में 1 वर्ष पूरा करने के बाद एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा। अब ये भी देखिए कि व्यावसायिक जब क्षेत्र सहित एक अनुशासन जो होगा, उसमें अगर वो बच्चा पास कर लेगा तो उसमें एक प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा कि हाँ, इस बच्चे ने व्यावसायिक क्षेत्र में भाग लिया था। 2 साल के अध्ययन के बाद एक डिप्लोमा और 3 साल के कार्यक्रम के बाद स्नातक की डिग्री प्रदान की जाएगी। ये नियम बनाए दिए गए हैं कि 6 से अब जो 6 से जो 6 क्लास से जो चलेंगे उसमें व्यावसायिक प्रावधान भी होंगे, कुछ उसमें व्यावसायिक टॉपिक भी होंगे व्यावसायिक से जुड़े, जिससे बच्चा वो चीज़ सीख पाएगा और क्लास 6 से ही व्यवसाय के लिए भी सोच पाएगा। यानी कि हमारे देश को व्यवसाय से बच्चों को जोड़ना होगा। उनका टारगेट है कि हमारा देश सबसे आगे हो। ठीक है, और देखा नॉर्वे में सबसे पहले ये नीति यूज़ हो गई थी नॉर्वे में। ठीक है, 4 वर्षीय बहुविषयक बैचलर प्रोग्राम वैकल्पिक होगा। यदि छात्र 4 वर्षीय प्रोग्राम में एक बड़ा अनुसंधान परियोजना पूरा करता है तो उसे रिसर्च की डिग्री दी जाएगी और MPhil को कर दिया जाएगा बंद। यानी कि PhD कर सकता है, PhD कर सकता है, लेकिन MPhil नहीं करेगा। 4 साल की बहुविषयक बैचलर प्रोग्राम वैकल्पिक होगा, उसमें तो छूट है कि हाँ भी कर सकते हैं, लेकिन छात्र 4 वर्ष प्रोग्राम में एक बड़ा अनुसंधान परियोजना पूरा करता है तो उसे रिसर्च की डिग्री जाएगी। हाँ, ये इसने PhD कर लिया, लेकिन MPhil नहीं, MPhil को प्रायोरिटी दी नहीं जाएगी। जिसने भी MPhil अब करने हो वो बंद है। ठीक है, मतलब हर चीज़ में नया नया चेंज ला रही है ये संस्था। और NEP 2020 में 5+3+3+4 वेरी इंपॉर्टेंट है और ये पूछा गया है। इस तरह से दिए जा रहे हैं क्वेश्चन कि हमारी लैंग्वेज कैसी है, मल्टीलिंगुअल लैंग्वेज। बहुभाषिकता को प्रायोरिटी दी जा रही है। किसको दी जा रही है, बहुभाषिकता को प्रायोरिटी। और भाषा कौन सी है, मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा, है ना। जो और हमारी जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन में गड़बड़ हो रही है और सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रही है कि हमारी राष्ट्रभाषा क्या है। तो हमारी राष्ट्रभाषा तो कुछ नहीं है, पर हमारी राजभाषा हिंदी है। इसीलिए राजभाषा याद रखना, हिंदी राष्ट्रभाषा मत याद रखना। क्वेश्चन आता है इसका भी। इसका उद्देश्य व्यावसायिक शिक्षा सहित उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को 2018 में 26.3% से बढ़ाकर 2035, देखो उसमें अलग लिखा हो तो अब यहाँ पे थोड़ा अलग है। यहाँ पे 2018 से लिख रखा है कि चेंज कब हुआ, 2018 से 26.3% बढ़ाकर
2035 तक 50% करना है। कहाँ तक करना है? 2035 तक। तो ये पूछ लिया जाता है कि 2035 तक कितने % करना है। व्यावसायिक शिक्षा का सहित उच्च जो है शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात, तो वो करना है 50%। और 2018 से में था ये, उससे बढ़ा के करना है। और NEP 2020 का सूत्र क्या है? त्रिभाषा सूत्र। त्रिभाषा सूत्र मतलब मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा और जो हमारी भाषा हम बच्चों को सिखा रहे हैं, यानी कि हिंदी लैंग्वेज, जो भी किसी की हिंदी है, जो भी किसी की भाषा। और एक बात और कि क्लास 5 तक अंग्रेजी भाषा को अब माना नहीं जा रहा है, अब उसको हटाया जा रहा है कि 5th तक कोई बर्डन नहीं है और 5th तक उसे नहीं दिया जाएगा। लेकिन अगर किसी की मातृभाषा इंग्लिश है, अंग्रेजी है, तो उसका मतलब ये नहीं कि उसे भी त्रिभाषा सूत्र में डाल दिया जाएगा। नहीं, उसे त्रिभाषा सूत्र में नहीं डाल दिया जाएगा, उसे उसकी लैंग्वेज के थ्रू सिखाया जाएगा। देखिए, यह आकांक्षी जिलों जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करेगा जहां बड़ी संख्या में छात्र आर्थिक, सामाजिक या जाति बाधाओं का सामना कर रहे हैं, उन विशेष शैक्षिक क्षेत्र के रूप में नामित किया जाएगा। भाई जो बेचारे आर्थिक लोग, आर्थिक इसी से अपनी मतलब कम पैसे से इस तरह से जूझ रहे हैं, या सामाजिक में जाति से मतलब नीच भाव, मतलब नीच जाति है, नीची जाति, उससे थोड़ा जूझ रहे हैं, उन लोगों को प्रायोरिटी नहीं दी जा रही, तो उन सबको प्रायोरिटी दी जाएगी इस नीति में। त्रिभाषा सूत्र में जैसे मैंने बताया, राज्यों में जो क्षेत्रीय भाषा है, अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी भाषा है के अध्ययन को अपनाना और लागू करना चाहिए। यानी कि हमारी राज्य त्रिभाषा सूत्र में कौन कौन सी आएगी? तो क्षेत्रीय भाषा और मातृभाषा हिंदी और हमारी अंग्रेजी, ये तीनों को ही लागू करना चाहिए। त्रिभाषा सूत्र है, ठीक है। अंग्रेजी को 5th तक ये बोला गया है, लेकिन अगर जिसकी है उसे तो लेना पड़ेगा, तो उस समय वो अंग्रेजी भाषा त्रिभाषा सूत्र में आ जाएगी। हिंदी भाषा, क्षेत्रीय भाषा और अंग्रेजी। क्षेत्रीय भाषा जो जिसकी लैंग्वेज है, जो भी वो बोल रहा है, बिहारी बोल रहा है, कन्नड़ बोल रहा है, जो भी बोल रहा है, खड़ी बोली बोल रहा है, जो भी, वो तो उसकी होगी। और हिंदी भाषा है और अंग्रेजी अपनी अंग्रेजी है। तो ये 3 हमारे सूत्र में आ जाएंगे, ठीक है। परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले, देखिए आप टॉपिक हमारा उसमें आप क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है। अभी तक हमने एक बात और समझिए कि आपको लगता है ना कि हम इतनी बड़ी वीडियो कैसे देखें। आप जो बॉयज़ हैं वो लोग अपना कान में लीड लगा के बस सुन सकते हैं, जैसे कहीं बस में जा रहे हैं, उसमें जा रहे हैं, या फिर अपना लेट रहे हैं, लेट के सुन सकते हैं कि एक बार सुन लोगे तो आपको क्वेश्चन पुटअप करने में आसानी मिलती है। या आप जो लेडीज़ हैं, अपने रसोई में अपना फ़ोन रख दीजिए, खाना बनाते बनाते हो, काम करते करते वो चीज़ सुन लीजिए, क्योंकि साइकोलॉजी और पेडागोजी बहुत इजी होती है, इसे सुन के भी काम चलाया जा सकता है। पहले सुन लीजिए, फिर जब आपको फ्री समय मिले तब आप इस पर ध्यान दीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए साथ साथ काम करते करते, फिर उनको एक बार पढ़िए, वो एकदम याद हो जाएंगे आपको। और समझिए, समझ के करोगे आप तो आसानी से कर सकते हैं, कोई भी हार्ड नहीं है साइकोलॉजी और पेडागोजी, ठीक है। तो आप लोग ऐसे अपने समय की बचत करके, आप अपना समय बचा के आप ऐसे इतनी बड़ी वीडियो को देख सकते हैं। क्योंकि आप अगर आप टॉपिक में से कुछ क्वेश्चन करते हैं, स्किप करते हैं वीडियो, तो आप अपना ही लॉस करेंगे। क्योंकि आप इतना बड़ा चैप्टर पढ़ रहे हैं, लेकिन उस चैप्टर में से 2 क्वेश्चन भी छोड़ के जा रहे हैं, और वो 2 क्वेश्चन ही आ गए तो आपका चैप्टर बेकार है वो। फिर आप चाहे 4 घंटे की वीडियो करें, चाहे 5 मिनट की, वो बेकार है। तो करके जाओ तो फुल करके जाओ, अधूरा ज्ञान मत करके जाओ, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, भारत में अब तक कितनी बार शिक्षा नीति आ चुकी है? देखिए मैंने बता दिया था पहली बार में कि 1968 में आ गई थी, 1986 में आ गई थी, 2020 में आ गई थी। तो यानी कि उपयुक्त सभी में ये नीति आ चुकी है। अगर आपसे क्वेश्चन करा जाए कि भारत में अब तक कितनी बार शिक्षा नीति आ चुकी है, तो आप ही कह सकते हैं 3 बार नीति आ चुकी है। अब कौन कौन सी बार में आई है कि 2020 में आ चुकी है, 1986 में और 1968 में। आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे और आपको हमेशा ये याद रहेगा। कैसे? 6886 आपको अल्टा पल्टी कर देनी है नंबरों को और आपका आंसर आ जाएगा। जब कम हो तो पहली नीति, ज़्यादा हो तो दूसरी नीति, और 2020 तो चल ही रहा है, वो तो तुम्हारे दिमाग में सेट है ही, है ना, आपके दिमाग में सेट है। और एक बात, ये शिक्षा नीति अलग अलग पूछी जाती हैं कि पहली नीति कौन सी थी जो बनी थी, तो वो 1968 में बनी थी, और दूसरी कब बनी थी? 1986 में। और अब जो बनी है जिसको मतलब जो आई है 15 अगस्त के बाद, मतलब जो स्वतंत्रता के बाद आई है, जब भारत आज़ाद हुआ उसके बाद कब आई है? तो 2020 में, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाउ स्कूल पाठ्यक्रम के 10+2 पैटर्न की जगह कौन सा पैटर्न रहेगा? आप देखिए 10+2 पैटर्न की जगह कौन सा पैटर्न रहेगा?
ये रहेगा आपका। एक बात और सुनिए, जैसे ये 5 दे रखा है ना, 5 को 3+2 करके भी कर सकता है, लेकिन आप ध्यान रखना कि नहीं करना है, क्योंकि 3 तो हो गई प्री स्कूल की आपकी, मतलब जो प्री स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, नर्सरी, LKG, UKG, और जो मतलब 5 को 3+2 करा, 2 हो गया माने फर्स्ट और सेकंड, है ना। इस तरह से अगर आपको दे दिया जाए तो वो गलत होगा। तो आपका पहला आंसर गलत, दूसरा आंसर गलत, और तीसरा आंसर आपका सही होगा। तो हमने क्या पढ़ाया था, 5 3 3 4, है ना, 5 4, बीच में 3 2 बार, है ना। ऐसे याद रखोगे हमेशा, भूलोगे नहीं और वहाँ पे जाके कंफ्यूज नहीं होगे। ध्यान रखना, तरीके से याद करो, समझ के याद करो, ठीक है। 5+3+3+4, है ना, 534, 34 में 3 का डबल कर दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा स्कूली पाठ्यक्रम पर 10+2 की पैटर्न। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और अभी फैक्ट भी आने वाले हैं, जो फैक्ट होंगे तो आप उन्हें अच्छे से करके जाएंगे, और NEP के कोई भी क्वेश्चन छोड़ के जाना आप लोगों के लिए गलती होगी। भारत में नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा कितने वर्षों के बाद की गई? देखिए, अब ये कह रहा है कि भारत में नई शिक्षा नीति जो है 2020 की घोषणा कितने वर्षों बाद की गई। कौन सा वो वर्ष था जिसमें इस नीति की घोषणा की गई, बताइए। अब ये मत समझ लीजिए कि 2035 का काम दिया था, मतलब कि एंड होना है तो 35 वर्ष ही डाल दोगे, नहीं, 34, 34 वर्षों बाद की गई। कब की गई? 34 वर्षों बाद की गई। ध्यान रखना कि कब की गई, 34 वर्षों बाद। तो NEP अपने आप में इम्पोर्टेंट है, जैसे कि बताया था मैंने कि जो 5 3 3 4 दिमाग में सेट कर लीजिए, 5 3 3 4, जो 5 है वो हमारा मूलभूत चरण है, मूलभूत चरण, ठीक है। और जो 5 जो है हमारा मूलभूत चरण, और जो 3 है वो है प्रारंभिक चरण, और 3 फिर से जो चरण वो मध्य चरण, और जो हमारा 4 है वो है माध्यमिक चरण, जिसे बोलते हैं सेकेंडरी, यानी कि FPMS। ये ध्यान रखना, FPMS यानी 5334 के साथ साथ तुम्हें ये भी ध्यान रखना होगा FPMS, यानी कि F माने फाउंडेशनल मूलभूत चरण, और P माने प्रारंभिक चरण, और M माने मिडल चरण, मिडल यानी कि माध्यमिक चरण, और S माने सेकेंड यानी माध्यमिक, मध्य और माध्यमिक। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में दूसरी राष्ट्रीय नीति शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो आप बता ही दोगे कि अभी मैंने पहले से बताती आ रही हूँ, इसीलिए मैं ये कह रही हूँ कि आपको क्वेश्चन एक के साथ में 2-3 क्वेश्चन साथ साथ क्लियर कराती जा रही हूँ कि किस तरह से क्वेश्चन पुटअप किए जा रहे हैं। आपको इस वीडियो से बाहर कुछ कहीं वीडियो जाके देखना, कहीं नहीं मिलेगा, पूरा कंटेंट इसी में, सारे क्वेश्चन, कहीं इंटरव्यू में, किसी भी एग्ज़ाम में, KVS NVS, और आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठेंगे, शिक्षा से रिलेटेड एग्ज़ाम, या स्कूल भी है अपना, या स्कूल खोल भी रहे हैं, तब भी आपको ये नियम रूल सब पता होने चाहिए, और सब में यहाँ से ही इसी वीडियो से सारे क्वेश्चन पुटअप किए जा सकते हैं आपसे, ठीक है। तो दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति कौन सी होगी? 1986। क्या होगी? 1986। और पहली कौन सी थी? 1968। और अब क्या है? 2020 यानी कि 2020। और आपका जो पैटर्न है वो क्या है? 5334, यानी कि 5 3 3 4, जिसमें पहला चरण 5 जो है वो क्या है? वह है फाउंडेशनल कोर्स, जो फाउंडेशनल मूलभूत चरण, और 3 क्या है? प्रारंभिक चरण, और उसके बाद 3 क्या है? मध्य चरण, उसके बाद 4 क्या है? माध्यमिक चरण। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 5, नई शिक्षा नीति 2020 में कौन सी भाषा को कक्षा 5 तक खत्म कर दिया गया है? भाई कौन सी ऐसी भाषा है जो कक्षा 5 तक खत्म कर दिया गया है? तो अभी मैं बताती हुई आई हूँ कि अंग्रेजी को कक्षा 5 तक ख़त्म कर दिया गया है। उस पर कोई बर्डन नहीं है कि नहीं नहीं आपको अंग्रेजी करनी है, हम तो अंग्रेजी में बोलेंगे, और आपको अपने बच्चों को अगर अंग्रेजी नहीं सिखाओगे तो हमारे स्कूल से ले जाओ, या आप बच्चों अगर अंग्रेजी में नहीं बात करी तो आपको फाइन लग जाएगा, ये हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। बस कक्षा 5 तक आपको अंग्रेजी के लिए कोई बर्डन नहीं दिया जाएगा। कक्षा 5 तक हमेशा ध्यान रखना, कक्षा 5 तक अंग्रेजी तक के लिए कोई बर्डन नहीं दिया जाएगा। इससे जो आगे की कक्षा है, कक्षा 8 तक, उसके लिए 6 to 8 उसके लिए प्रावधान दिया गया, उसके लिए मतलब नीति के लिए बोला गया है, उसके लिए अभी तक मंजूरी नहीं मिली है, इसीलिए अब उस पर कोई अभी काम चला नहीं है, ठीक है। लेकिन कक्षा 5 तक फाइनल हो चुका है कि अंग्रेजी को प्रायोरिटी इतनी नहीं दी जाएगी, मातृभाषा को प्रायोरिटी दी जाएगी। जिस लैंग्वेज में बच्चा आएगा
उसी लैंग्वेज में हमें बच्चों को शिक्षा देनी पड़ेगी। ये नहीं कि बच्चा खाली पटिया है और खोली पटिया उसे ऐसे ही कि उसे कुछ नहीं आता, उसे बहुत कुछ आता है, वो पहले से ही बहुत कुछ सीख के आया है। ठीक है, जैसे कि हमारे चॉम्स्की भी कहते हैं कि एलईडी होती है उनके माइंड में, है ना। पियाजे भी कहते हैं कि बच्चे एक नन्हा साइंटिस्ट है। ओके, देखिए, नई शिक्षा नीति 2020 का लक्ष्य 21 वर्ष तक 3 से 18 वर्ष की आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चों को गुणवत्तापूर्ण व समावेशी शिक्षा प्रदान करना है। भाई कौन सी ऐसी नीति है 3 से 18 साल की कि जिसमें आयु वर्ग में प्रत्येक बच्चे को मतलब गुणवत्तापूर्ण समावेशी शिक्षा प्रदान करना है? तो है हमारी, बताओ पहले आप बताओ, एक कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, देखिए 2020 का 3 से 18 वर्ष की आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चों को गुणवत्तापूर्ण समावेशी शिक्षा प्रदान करना है, वो है हमारा 2030 तक। यहाँ आ गया समावेशी और गुणवत्तापूर्ण। गुणवत्तापूर्ण का मतलब है कि उसे अच्छे अच्छे तरीकों से समझाया जाए, उसको मतलब पाठ्यक्रम को लचीला बनाया जाए, आसान बनाया जाए, जितना आसान जिससे बच्चे सीख जाए। समावेशी यानी कि हर बच्चे को बोलो उसकी बच्चे को प्रायोरिटी दी जाए, हर बच्चे को सही माना जाए, किसी को मतलब ऊंच नीच भेदभाव उसमें ना किया जाए। समावेशी यानी कि एक साथ मिलकर सब बच्चे अच्छे से पढ़ें। ठीक है, नई शिक्षा नीति क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का कितने प्रतिशत खर्च किया जाएगा? देखिए जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, तो सकल घरेलू उत्पाद का कितने % खर्च किया जाएगा? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो 6% आपका उस पर खर्च किया जाएगा जीडीपी का। ठीक है, नई शिक्षा नीति का। तो ये ध्यान रखना इन क्वेश्चनों में ज़्यादातर। एक बात और क्वेश्चन पूछे गए थे अभी एग्जाम में कि आरटीई क्या होती है? तो राइट टू एजुकेशन। ये कब आई थी? 2009 में। कुछ मतलब मैं साथ साथ इसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी बता रही हूँ ताकि आपको थोड़ा बेनिफिट हो जाए। ठीक है, तो ये कब आई थी? 2009 में। और इसका तो क्या था, इसका मतलब प्रावधान क्या था कि 6 से 14 साल के जो बच्चे थे वो फ्री शिक्षा करेंगे। ठीक है, और नई ये क्या है, ये वो तो थी आपकी अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान, राइट टू एजुकेशन कि हर बच्चे को शिक्षा मिलनी चाहिए। और ये क्या आपकी नई शिक्षा नीति एनईपी। ठीक है, नई शिक्षा नीति एनईपी अब है। ओके, नई नीति का उद्देश्य उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को 26.3% से 50% तक सुधारना है। बताइए कब तक? 2030 तक, 35 तक, 25 तक या 40 तक? अब देखिए, आप सोच रहे होंगे कि जो अभी क्वेश्चन पता चल रहे हैं हम फटाफट उन्हें कर लेते हैं और हमारा क्वेश्चन वो आ जाएगा। तो भाई एग्जामिनर इतना बेवकूफ़ तो है नहीं, वो इतना समझदार है कि उसने हर पैटर्न, हर एग्ज़ाम को, हर तारीख के एग्ज़ाम को सोचा है कैसे कैसे प्रोवाइड करना है। क्योंकि एग्ज़ाम वो बना रहा है तो इस हिसाब से बना रहा है कि जब वो बच्चे जाएँ उससे रिलेटेड बताएं, लेकिन उससे रिलेशन में वो क्वेश्चन बहुत कम देगा, लेकिन हाँ उस टॉपिक से ज़रूर देगा वो क्वेश्चन। तो आप उस टॉपिक को पकड़िए, उसके सारे क्वेश्चन को पकड़िए, उन्हें करके जाइए, आपका एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा और आपको वो क्वेश्चन मिल भी जाएगा। अगर आप नहीं करके जाते हैं, जो क्वेश्चन पढ़ सुना है वो करके जाते हैं, आपको वहाँ क्वेश्चन नहीं मिला तो आप कहेंगे पेपर हार्ड आया और पेपर ऐसा था वैसा था। तो पेपर ख़राब नहीं है, एग्जामिनर पेपर सही बना रहा है, बना सबके लिए ईजी रहा है, पर आप गलती कर रहे हैं कि आपने जो सुना उसे याद कर लिया और उसे ही लेके चले गए। इसलिए ध्यान रखना, इसका आंसर है 2035। नेक्स्ट, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर कर दिया गया। देखिए, मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो MHRD का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। ये क्वेश्चन भी काफ़ी आ रहा है, तो मैं अभी बता भी रही थी कि क्वेश्चन में ध्यान रखना कि जैसे उसका क्वेश्चन दिया था 26.3% से 50% का सकल नामांकन अनुपात क्या कर दिया गया है, वो क्या कर दिया गया है, जो वर्ष है वो 2035 कर दिया गया है। और मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, तो वो आपका शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। इसलिए टॉपिक पकड़िए, सारे क्वेश्चन करिए, जितने फैक्ट हैं वो समझिए और तब जाके क्वेश्चन को वहाँ पुट करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी और आपको इसी वीडियो से सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, अब एक बात और समझिए कि जितने भी एनईपी के क्वेश्चन हैं आपने वो कर लिए भाई, आपने थ्योरी कर ली, आपने फैक्ट कर लिए, तो आपको कहीं से क्वेश्चन मिलेगा। अदर
नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके पास रहेगा ही नहीं कोई ऑप्शन। आप उसके पास कोई ऑप्शन मत छोड़िए। जब आप उसके पास कोई ऑप्शन नहीं छोड़ेंगे तो आप इजीली हर क्वेश्चन को वहाँ करके आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, NEP 2020 के अनुसार व्यावसायिक शिक्षा कहाँ से शुरू होगी? अभी तो मैंने बताया था आपको पहले कि व्यावसायिक शिक्षा यानी कि जो बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा शुरू होगी वो कहाँ से होगी। मैंने क्या बताया था कि व्यावसायिक शिक्षा क्यों हो रही है, ज़रूरी है, क्योंकि जब से कोरोना हुआ है, जब से जो संस्था है हमारी वो सचेत हो गई है कि अगर इस तरह की आपदा आ जाए तो हर बंदे को, हर बच्चे को ऐसे शिक्षित किया जाए कि वो खुद का व्यवसाय यानी खुद का अपना बिजनेस चला सके, अपना मतलब सेल्फ डिपेंड हो जाए, कि वो किसी के ऊपर आधारित ना रहे कि हाँ मैं तो इसी संस्था में काम कर रहा हूँ, अगर ये संस्था बंद हो गई तो मेरा क्या होगा, मैं तो भूखा मर जाऊँगा। तो ऐसा ना हो, इसलिए कक्षा 6 से उस बंदे को आगे, मतलब उस बच्चे को आगे बढ़ने के लिए पहले ही शिक्षा व्यवसाय की जाएगी, जिससे उस बच्चे को काफ़ी सहायता मिलेगी आने वाले समय में। जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ने BSc कर ली, MSc कर ली, BEd कर ली, टेट कर लिया, CTET कर लिया, सुपर टेट कर लिया, KVS कर लिया, NVS कर लिया, उसके बाद चले गए हैं छोटे छोटे स्कूल में पढ़ा रहे हैं और फिर क्या है, स्कूल हो गए बंद तो दिक्कत आ गई। तो वहाँ हम अपने खुद के कोचिंग सेंटर ये सब बना सकें और बच्चों को अच्छे से अच्छे शिक्षित कर सकें, बच्चे भी ना मतलब अशिक्षित रह पाए और हमारा खुद का व्यवसाय भी कुछ हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, NEP 2020 में अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन ECCE की उम्र क्या होगी? अर्ली चाइल्ड, अर्ली, चाइल्ड, केयर एंड एजुकेशन। ये मैंने क्यों बताया, क्योंकि ECCE दे देंगे आपको, C की फुल फॉर्म चेंज करके दे देंगे, E की फुल फॉर्म चेंज करके दे देंगे और आपसे पूछेंगे तो आप कैसे बताओगे। तो ये आपको ध्यान में रखी होनी चाहिए कि ECCE की फुल फॉर्म है क्या, ये किससे जुड़ी हुई है, NEP से जुड़ी हुई है, 2020 में इसके लिए बातें की गई है, इससे पूछी गई कि कौन सी उम्र होगी अर्ली चाइल्ड केयर एजुकेशन, तो वो होगी आपकी 3 से 8 साल की, 3 से 8 साल की, क्योंकि ये होगा पहले प्रावधान में जो हमारा फर्स्ट है, यानी कि क्या था, फाउंडेशनल बताया था, FPMS, फिंगर पे ध्यान रख लीजिए, FPMS, ठीक है, F माने फाउंडेशनल, ठीक है, फाउंडेशनल कोर्स, यानी कि जो हमारा 3 से 8 साल के ग्रुप जो बच्चे होंगे, 3 से 8 साल के ग्रुप जो बच्चे होंगे हमारे, उसमें आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, सामाजिक अध्ययन पाठ्यक्रम में मुख्य तत्वों की अवधारणा किसके द्वारा दी गई? बताइए, सामाजिक अध्ययन यानी जो समाज से रिलेटेड जो भी हम पाठ्यक्रम, जो भी हम मतलब सामाजिक, जैसे कि हमारे वाइगोस्की ने कहा था कि समाज से बच्चों को जोड़ो, कल्चर से जोड़ो बच्चों को, उसे आपने आप शिक्षा आ जाएगी, वो अपने आप शिक्षित हो जाएगा। तो ऐसा अध्ययन पाठ्यक्रम किस अवधारणा के द्वारा दिया गया था? क्या NCF 2005 के द्वारा दिया गया था, NCERT के द्वारा दिया था या SCF 2011 के? नहीं, वो दिया गया था NEP 1986 में। उसमें बोला गया था कि बच्चे को सामाजिक अध्ययन, समाज से रिलेटेड करके भी पाठ्यक्रम को पढ़ाया जाए, ताकि बच्चे समाज के द्वारा भी सीखें, क्योंकि बच्चे को करके सीखने पे जोर दिया जाए, करके सीखने पे, रटन तो क्रिया ना सिखाई जाए, बच्चों को करके, यानी कि सेल्फ डूइंग, कि बच्चा खुद करे। पहले उसे प्रैक्टिकली नॉलेज जितनी दोगे, प्रैक्टिकली नॉलेज जितना बच्चा प्रैक्टिकली करेगा उतना ही बच्चा सीखेगा, इसलिए काफ़ी कोशिश करना कि बच्चा खुद करके सीखे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, NPE 2020 के अनुसार हमारी शिक्षा में गणित और गणितीय सोच की क्या भूमिका है? भाई अब गणित है, खुद पे खुद एक लॉजिक, गणितीय सोच जो जिसने मतलब गणित की सोच रखने वाला यानी लॉजिक, तो वो भी लॉजिक थिंकिंग। ये एक कैसे थिंकिंग होगी, क्रिएटिव थिंकिंग होगी, ये क्रिएटिव है ना, क्रिएट करना यानी कि कुछ नया करना, यानी कि कुछ नया बनाना। तो जैसे कि इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं ऑप्शन, नवीन तरीकों और विचारों की विविधता पर जोर देना, परिमाणों के बजाय परीक्षा तकनीकों पर ध्यान देना, दूसरे विषयों से दूर हटो, गणित में अभिसरण सोच विकसित करना। गलत, देखिए दूसरे विषयों से दूर हटो, ऐसा तो कोई गणित का कोई प्रवाह या किसी नियम में लिखा नहीं है, या कोई बच्चा या कोई कह सकता है, नहीं। गणित में अभिसरण सोच विकसित करना, बस सोच विकसित पे रुक गए, अभिसरण यानी एक ही बिंदु पे आके रुक गए। अभिसरण यानी कि
देखिए अभिसरण का मतलब है, एक आपने देखा था, पहले मैं इसका आंसर बता देती हूँ। देखिए इसका आंसर है आपका नवीन तरीकों और विचारों की विविधता पर जोर देना, यानी कि आपको नए नए तरीके ढूंढने हैं बच्चों को समझाने के लिए, आपको लॉजिक लगाना है। ये नहीं कि बच्चा नहीं कर पा रहा तो आप नहीं कराओगे, नहीं, उनको अच्छे अच्छे तरीकों से उसे समझाओगे। आप देखिए दूसरी बात जो मैं कह रही थी, अपसारी चिंतन और अभिसारी चिंतन, वो है अभिसरण। हिंदी को अच्छे से समझिए। अपसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन वो होता है कि सारे मुद्दे एक बिंदु जाके एक ही पे मिल गए, यानी सबकी सोच एक जगह इकट्ठी हो गई। एक आज क्या बनाना है, सबने बोला कि अरे मैं रायता, मतलब देखो अगर घर में कुछ पूछ रहे हैं बनाने के लिए, उसने बोला अरे ये बना दो वो बना दो वो बना दो, तो सबकी सोच अलग अलग हो गई। कितनी सारी क्या बनाना है, मम्मी ने पूछा क्या बनाना है, भाई आज ये रायता बना दो, आज दाल चावल बना दो, आज साग बना दो, आज कढ़ी बना दो, आज बटर पनीर बना दो, तो इतनी सारी सोच होगी, वो आप सारी सोच हो गई। आप सारी चिंतन, यानी सबने क्या आप सारी चिंतन करा। लेकिन अगर पूछा अरे बेटा आलू है घर में, मुझे आलू ही बनाने हैं, अब तुम बताओ क्या कर सकते हो, तो आलू मजबूरी में, तो वो अब वो हो गया। अभी यारी एक ही जाके सोच सबकी मिल जाएगी, आलू है तो आलू बना, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 14, एंड इससे भी पूछे जाते हैं अपसारी और अभिसारी से। ध्यान रखना, अभी यानी अभिषेक पे जाके, अभिषेक तो अभिषेक है, एक पे जाके मतलब माइंड रुक गया। अपसारी, अपसारी यानी सब में चला गया सोच, है ना, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 14 में एनईपी 2020 में एक राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव है। एनएसी का नाम क्या है, मतलब एनएसी क्या है, एनएसी का नाम क्या है, तो वो है हमारा परख। क्या है, परख, PARAKH। परख एक नीति बनाई है, पर एक मतलब सेंटर बनाया है जिससे बच्चों को मतलब सुविधा प्रदान करने के लिए। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में NPE 1986 का महत्वपूर्ण शैक्षिक उद्देश्य क्या है। भाई NPE 1986 का महत्वपूर्ण शैक्षिक उद्देश्य क्या है, बताइए। सार्वभौमिक शिक्षा, सार्वभौमिक पहुंच और नामांकन, सार्वभौमिक प्रतिधारण, सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा। देखिए सार्वभौमिक पहुंच और नामांकन, भाई नामांकन आ गए तो इसका तो कोई रिलेशन है कि नामांकन करने के लिए आप बस इस शिक्षा को महत्वपूर्ण मान रहे हो, ऐसा तो कुछ नहीं है। या प्रतिधारणा करने के लिए ही मान रहे हो, ऐसा भी कुछ नहीं है। प्राथमिक शिक्षा के लिए ही सार्वभौमिक मान रहे हो, ये भी गलत है। तो हमारा इसका जो आ जाएगा सार्वभौमिक शिक्षा, यानी कि सार्वभौमिक यानी कि एक मल्टीलिंग्वेज शिक्षा, यानी कि बच्चे को ऐसी शिक्षा दी जाए आसान, बच्चे को मतलब हर तरह से जोड़े, समाज से जोड़े, है ना, कल्चर से जोड़े उसकी, और उसको आसान लैंग्वेज में पाठ्यक्रम प्रोवाइड की। अभी तक ये देखा गया है कि बच्चों की स्कूल के बैग को का ही भार बढ़ा है, बच्चों की शिक्षा का भार बढ़ा नहीं है। बच्चा अभी उनके बोझ तले दबा हुआ ही है कि बैग लेके जा रहे हैं, बच्चों की कमर टूटती जा रही है। तो बच्चों को पढ़ाने के लिए ऐसा जो उसके दिमाग में बैठ जाए, 4 चीज़ समझाओ लेकिन वो चीज़ अच्छी मजबूत सॉलिड हो कि वो बच्चा कहीं जाके उनसे कुछ अपना यूज़ कर सके उन नॉलेज को। ये नहीं कि आपने रटंत क्रिया में सारा चैप्टर समझा दिया, उस बच्चे को आया ना दिमाग में कुछ भी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार उच्च शिक्षा से में सकल नामांकन अनुपात को कितने प्रतिशत तक बढ़ाया जाना। देखो क्वेश्चन कैसे रिपीट हो रहे हैं और कैसे कैसे बदल के रिपीट हो रहे हैं। जब उसमें 26.3 था ना, 26.3% से 50% तक आ गया था, तो उसमें कहाँ तक गया था, 2035 में वर्ष पूछ लिया था। और यहाँ पे क्या पूछा है कि कहाँ तक बढ़ाना है, तो 50% तक बढ़ाना है। सकल नामांकन अनुपात कहाँ तक बढ़ाना है, तो 50% तक। यानी कि क्वेश्चन को आपको वो एग्जामिनर चेंज करके देगा, एक ही क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं अलग अलग। कैसे, इसमें सकल नामांकन अनुपात देखो 50% और 26% को ले लेगा बीच में, उसमें सकल अनुपात को साथ में कितने सारे अनुपात दे देगा, तो वहाँ से सकल अनुपात पूछ लेगा आपसे क्वेश्चन में परसेंटेज चेंज करवा देगा, है ना। तो क्वेश्चन टॉपिक सॉलिड होना चाहिए, क्वेश्चन अपने आप क्लियर हो जाते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 17, NEP 2020 अनुशंसा करता है कि सभी लड़कियों के साथ साथ ट्रांसजेंडर छात्रों के लिए समान गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने के लिए राष्ट्र की क्षमता का निर्माण करने के लिए फंड का नाम क्या होगा। देखिए अभी समान शिक्षा, समावेशी शिक्षा की बात हो रही है एक तरह से। जेंडर प्रमोशन फंड, लिंग शिक्षा कोष, लिंग समावेश कोष, लिंग रोजगार निधि। देखिए रोजगार निधि तो कोई मतलब नहीं, है ना। और
यहाँ पे आ जाएगा जेंडर प्रमोशन फंड, ऐसा तो कुछ नहीं है। शिक्षा का कोष, ये भी गलत है। तो लिंग समावेश, समावेश यानी कि सभी को समान शिक्षा मिलनी चाहिए, सभी को समान मान के और उसी हिसाब से। ये नहीं कि भाई हम तो लड़कों को मैथ देंगे, वो ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, और ये पूर्व धारण सोच है। पूर्व की सोच लेके कभी भी आप क्वेश्चन पुटअप मत करना। हमेशा आप कैसे क्वेश्चन क्लिक करेंगे वहाँ जाके, बच्चे को समझना कि ये हम लोग बच्चे को हम बच्चे हैं और हम अपनी सोच करके कि हम बच्चे को क्या प्रायोरिटी देंगे। ये नहीं कि ये सोचोगे कि बच्चे ने कहा सोने के लिए तो सोने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। आपको क्वेश्चन लगाने हैं तो ये सोचना बाल केंद्रित शिक्षा पर, बाल केंद्रित यानी बालक को हमेशा प्रायोरिटी फर्स्ट दी जानी चाहिए। बालक के हित में सोचना है आपको क्वेश्चन लगाते हुए समय। जब आप बालक के हित में सोचेंगे, सारे क्वेश्चन टिक करते जाएंगे, तो आपके काफ़ी क्वेश्चन सही हो जाएंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना कि बालक के हित में, बालक को रटन क्रिया नहीं समझानी, बालक पर बोझ नहीं डालना है, बालक को मतलब अनुकरण करके सीखता है, तो आपको पता ही है ना हर चीज़। देखिए क्वेश्चन नंबर 18, भारत में पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? भाई भारत में पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति, अब आगे ना, पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति पहली यानी फर्स्ट राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब की गई थी? तो वो की गई थी वर्ष 1968 में। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दोनों सेम हो रहे हैं, चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे 78 की जगह 68 लिखा गया है। तो ध्यान रखिए कि हमारी भारत में पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो वो की गई थी 1968। और आप जानते हैं कि मैन इज़ अ परपिट, है ना, यानी कि मानव गलतियों का पुतला है और गलती करके ही सीखता है। और बच्चों की एक बात और ध्यान रख लीजिए कि बच्चा गलतियाँ करता है तो वो उसका नेगेटिव पॉइंट नहीं है, वो उसका पॉजिटिव पॉइंट है, क्योंकि बच्चा गलतियाँ करेगा तभी तो सीखेगा ना। अगर वो गलतियाँ नहीं करेगा तो सीखेगा कैसे? क्योंकि जब वो गलतियाँ करेगा तो वो हमेशा उसके दिमाग में छाप बन जाएगी कि उसने ये गलती करी और ये गलती वो ना करे। लेकिन अगर वो सब चीज़ ऐसी करता है तो एक रटारट हो जाती है। तो बच्चा अगर कॉपी में आ जाता है ना कि बच्चा गलतियाँ कर रहा है तो ये नेगेटिव पॉइंट है, नो, नेगेटिव पॉइंट नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर 19, भारत देश में सन 1968 में पहली शिक्षा नीति किसके द्वारा शुरू की गई थी? देखिए अब आ गया कि भारत देश में सन 1968 में पहली शिक्षा नीति किसके द्वारा की गई थी? तो भाई पहली शिक्षा नीति आपका इंदिरा गांधी के राज में, जब इंदिरा गांधी थी उसके राज में 1968 में पहली शिक्षा नीति शुरू की गई थी। ये आता, अब आपको ये भी दे देगा कि कौन सी, मतलब जो इंदिरा गांधी है, पहली नीति जो इंदिरा गांधी के राज में शुरू हुई थी वो किस सन में शुरू हुई थी? तो आप क्या कहेंगे? वो 1968 में शुरू हुई थी, है ना। आपको शिक्षा नीति डाल देंगे, शिक्षा नीति, RT एक्ट, और आपको दे देंगे NCO 2005, है ना, NCERT, इस तरह से क्वेश्चन दे देंगे। आपको पूछ लेंगे कि भारत देश में सन 1968 में इंदिरा गांधी के राज में कौन सी नीति शुरू हुई थी? तो आप क्या कहेंगे? वो थी शिक्षा नीति, है ना, NEP। ठीक है, अब देखिए नई शिक्षा नीति 2020 के मसौदा समिति ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन है? देखिए अब 2020 की बात हो रही है कि नई शिक्षा नीति अगर 68 की आए तो इंदिरा गांधी, अगर 2020 की बात आए तो डॉक्टर कृष्णा स्वामी कस्तूरीरंगन, जो किसके थे? इसरो के, ISRO, इसरो के क्या थे? इसरो के वैज्ञानिक थे जो, ठीक है। तो नई शिक्षा नीति मसौदा समिति, कौन सी समिति थी? मसौदा समिति। कौन सी समिति थी? मसौदा समिति। ध्यान रखना कि नई शिक्षा नीति 2020 के मसौदा समिति के कृष्ण स्वामी कस्तूरीरंगन अध्यक्ष थे, जिनकी अध्यक्षता में हमने ये नीति स्टार्ट की थी। और अगर पूछ लिया जाए कि पहली इंदिरा गांधी और पहली नीति क्या थी, 1968 का सन जो था पहली नीति का, और 68 था सन, और अब दूसरी नीति क्या थी? 86 थी, और आपकी अब 2020 की तो है, और उसके अध्यक्ष कौन थे? कस्तूरीरंगन, ठीक है। और आपका पैटर्न क्या है? 5334, 5334, ठीक है। आपको ये सब क्वेश्चन दिमाग में लेने हैं, ठीक है, अच्छे से समझने हैं, और जो भी साइकोलॉजी पेडागोजी कर रहे हो अच्छे से मजबूत करके जाओ, ताकि एक क्वेश्चन भी बाहर ना जाए, और आपका सिलेक्शन पक्का है, लिख के ले लो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, भारत में नई शिक्षा नीति 2020 को कैबिनेट की मंजूरी कब मिली? भाई भारत में नई शिक्षा नीति, अब आगे ना क्वेश्चन कैसे थे, वो कैसे चेंज करके देते हैं। भारत में नई शिक्षा नीति 2020 को कैबिनेट को मंजूरी कब मिली? अब इसको मंजूरी कब मिली ये देखो, तो इसको मंजूरी कब मिली बताओ, चलो बताइए,
चलिए जल्दी, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग देंगे कमेंट ऑप्शन में। देखते हैं कितने बच्चों का आंसर सही होता है, कितने स्टूडेंट हमारे इस क्वेश्चन का आंसर देंगे कि भारत में नई शिक्षा नीति 2020 का कैबिनेट की मंजूरी कब मिली। 22 जुलाई 1968 में, 12 जुलाई 1986 में, 29 जुलाई 2000 में, या 20 जुलाई 1986 में। ठीक है, ध्यान रखना। नाउ मतलब 1869 में। नाउ देखिए, अब इस क्वेश्चन का अगर आप जवाब दे देते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि आप लोग ने हमारे वीडियो को अच्छे से देखा है और सुना और समझा है। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट करके ज़रूर बताना, है ना। हम कोशिश करते रहेंगे आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने की, और आपको अच्छे से अच्छे वीडियो के क्वेश्चन नोट्स विद प्रोवाइड करेंगे, कुछ फैक्ट भी साथ में। ठीक है, देखिए नाउ क्वेश्चन नंबर 22, नई शिक्षा नीति 2020 को किस शिक्षा नीति की जगह पर लागू किया गया। अब देखिए भाई, नई शिक्षा नीति है 2020, अब इसकी किस शिक्षा नीति की जगह पर लागू किया गया बताइए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की जगह, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 की जगह, या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2000 की जगह, या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2002 की जगह। देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 68 पहले आ गई थी, जो हमने पहले बताया था। अब आपको बता दूं कि 2000 और 2002 में तो कोई नीति आई ही नहीं थी, सही बात है ना। जब 2002 में कोई नीति नहीं आई थी और 1968 पहले आ चुकी थी, क्योंकि 2020 से बीच में जो आई तो वो तो 1992 आई थी, जिसमें मतलब वो तो सिर्फ 1986 में मतलब परिवर्तन ही करा था थोड़ा बहुत। ठीक है, वैसे कुछ नहीं। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। तो यानी कि किसकी जगह आई ये, 1986 की जगह, क्योंकि उसमें तो 1992 में प्रावधान जो चेंजमेंट किए थे, पर ज़्यादा रूल्स नियम नहीं बताए थे, नियम तो इसी में ही बताए थे हमारे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 23, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंदर कितनी आयु वर्ग तक के बच्चों को शिक्षा के अधिकार कानून 2009 के अंदर रखा गया है। देखिए, ये जो कानून अंदर 2009 के अंदर रखा गया है ना बच्चों को शिक्षा के अधिकार, ये हो गया हमारा राइट टू एजुकेशन। तो राइट टू एजुकेशन अब कौन जो NEP है हमारे 2020, अब कितने साल के बच्चे तक को रखा गया है। तो अब रखा गया आपके, पहले आप बताइए। देखिए 5 to 12 मतलब 5 से 12 साल के आयु वर्ग के बच्चों को रखा गया है, 3 से 18 साल की आयु वर्ग के बच्चों को रखा गया, 6 से 18 साल की आयु वर्ग के बच्चों को रखा गया, 3 से 12। तो इसमें आपके 3 से 18 साल की आयु वर्ग के बच्चों को रखा गया 2020 वाली नीति में। आप दिमाग में एक बात समझ लीजिए कि जो RT एक्ट था 2009 का, उसमें आपको 6 से 14 साल के बच्चों को रखा गया था, लेकिन अब नीति ने जो 2020 की नीति आई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, उसने 3 से 18 साल कर दिया है। क्या कर दिया, 3 से 18 साल। देखिए 3 की जगह 6 था उसमें, और 18 की जगह 14 था, यानी कि 3 की जगह 6 था और 18 की जगह 14 था। उसका प्रावधान क्या था, अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान, यानी कि हर बच्चा शिक्षित होगा और हर बच्चा पढ़ेगा और क्या। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 24, नई शिक्षा नीति 2020 में कौन सी भाषा को कक्षा 5 तक खत्म कर दिया गया। भाई ये क्वेश्चन पहले भी एक बार देखा गया आपने, है ना। अभी थोड़ा सा कुछ चेंजमेंट आया इस क्वेश्चन में, तब जाके बस इस क्वेश्चन को ऐसे वापस दे दिया गया है। ठीक है, तो नई शिक्षा नीति 2020 में कौन सी भाषा को कक्षा 5 तक खत्म कर दिया गया है, तो वो भाषा है आपकी अंग्रेजी। हिंदी नहीं है इसमें, गणित नहीं है और विज्ञान नहीं है। एक अंग्रेजी ऐसी भाषा है जो कक्षा 5 तक खत्म कर दी गई है। और जबकि ये भी कहा गया है कि कोशिश करते रहेंगे कि आगे तक क्लास 8 तक ख़त्म हो जाए, ऐसे बोला गया, मतलब उसके लिए डाली गई है याचिका कि इस तरह से मतलब वो लोग हमारी बात मान लें। पर ऐसा कुछ शायद नहीं होना चाहिए, इतना भी नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल अंग्रेजी को हटा दिया जाएगा, तो काफ़ी नुकसान भी होगा, क्योंकि काफ़ी चीज़ इंग्लिश की आसान होती है, ईजी होती है ना। बहुत सी चीज़ें हमें समझ में नहीं आती, जैसे कि बहुभाषिकता, बहुभाषा, है ना, मल्टीलिंगुअलिज्म, मल्टी लैंग्वेज, अब समझ लो, लैंग्वेज मल्टी, अब पता चल गया अरे ये तो बहुत सारी भाषाओं को एक साथ मिला रखा है। बहुभाषिकता ऐसे हमें सही से समझ में नहीं आता। संज्ञानात्मक, संज्ञान, संवेग, फीलिंग, इमोशन,
अब समझ में आ रहा है। तो कुछ हिंदी और कुछ इंग्लिश मिला के तो हमारे लिए आसान बन जाता है, लेकिन अगर बिल्कुल ही जीरो कर दोगे इंग्लिश तो हमें इतना ईजी वो चीज़ समझ में नहीं आती है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 25, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 5वीं कक्षा तक की शिक्षा किस भाषा में होगी। देखो अब ये आ गया ना, क्वेश्चन कैसे चेंज करा। उसमें था कि कौन सी शिक्षा, मतलब कौन सी ऐसी जो भाषा है जो नहीं होगी, अंग्रेजी नहीं है, और कौन सी होगी 5वीं कक्षा तक होगी, कौन सी तो होगी मातृभाषा। कुछ अच्छा है तो कुछ बुरा भी, मतलब एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी मान के चलो, है ना। डिसएडवांटेज भी मान के चलो अगर एडवांटेज है तो नई शिक्षा नीति, बस क्वेश्चन को ध्यान में रखें और अच्छे से समझ के जाए, अच्छे से करके आए। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 5वीं कक्षा तक की शिक्षा किस भाषा में होगी, तो होगी हमारी मातृभाषा में। आपको बस इस वीडियो को देख लेना, सुन लेना है, 2 बार भी सुनोगे आप अच्छे से इन क्वेश्चनों को इजीली कर लेंगे, ठीक है। कहीं दूसरी में करने की जरूरत ही नहीं होगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 26, इसलिए मैंने खुद देखा कि 5-5 मिनट की 10-10 15-20 आधा घंटे की वीडियो में कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि डाटा ही नहीं है, कंटेंट ही नहीं है, थोड़ा बहुत क्वेश्चन बता रखे हैं, थोड़ी सी थ्योरी बता रखी है बस। लेकिन वहाँ से जो क्वेश्चन रखे हुए हैं वो जरूरी हैं, जो आने हैं उन्हें तो करके जाना पड़ेगा, मजबूरी है, फिर छूट जाएगा तो क्या करोगे आप, चैप्टर खराब हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 26, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार कौन सी कक्षा तक की शिक्षा को मातृभाषा, स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा में कराया जाएगा। देखिए आगे ना आ गया, तो कौन सी कक्षा तक के में कराया जाएगा, कक्षा 5 में। पहले मतलब याचिका डाली गई है कक्षा 8 तक, पर कक्षा 8 तक अभी उससे परमिशन नहीं मिली है, परमिशन नहीं मिली, इसलिए कक्षा 5 तक ही हमारी मातृभाषा, स्थानीय जहाँ स्थान रह रहा है, जिस स्थान पर रह रहे हो जहाँ आपने वो भाषा सीखी है, और क्षेत्रीय भाषा जिस क्षेत्र में रह रहे हो जहाँ आपने वो भाषा सीखी है, जो आपकी भाषा है उस भाषा को प्रावधान दिया जाएगा, उसको प्रायोरिटी दी जाएगी, इसलिए कक्षा 5 तक, ठीक है। ध्यान रखना कि कक्षा 5 तक हमारी मातृभाषा, स्थानीय भाषा, क्षेत्रीय भाषा को प्रायोरिटी दी जाएगी। त्रिभाषा सूत्र क्या है, अंग्रेजी, हिंदी और मातृभाषा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का लक्ष्य किस वर्ष तक 3 से 18 आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चों को गुणवत्तापूर्ण व समावेशी शिक्षा प्रदान करना है। देखिए 3 से 18 साल के बच्चे तक के आयु, मतलब कौन सी ईयर है, कौन सा ऐसा वर्ष है जिस तक हमने ये सोच ले कि हमारा बच्चा शिक्षित होगा और वहाँ तक पहुँच जाएगा, 3 से 18 वर्ष तक समावेशी शिक्षा के अंदर, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के अंदर, तो वो हमारा है 2030 तक लागू। अगर ये पूछा जाए कि लागू कब किया गया था, तो 2021 से 22 में ये मतलब लागू हो गया था, और अब जो ये है कब तक, 2030 तक। 2030 तक मतलब ये पूरा प्रावधान, इसकी नीति 3 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के जो बच्चे हैं उनको गुणवत्तापूर्ण समावेशी शिक्षा प्रदान करना है, उसका जो नियम है। अब देखिए यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 27 हो चुके हैं। अब मैंने कुछ फैक्ट लिए हैं, क्योंकि कुछ फैक्ट में क्या क्वेश्चन आंसर ही है एक तरह से, सब इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, तो उन्हें भी देख लीजिए। है तो सारे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं क्वेश्चन छोड़ नहीं सकती थी, तो उसको बनाने में बहुत टाइम लग रहा था और फिर ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती, इसलिए मैंने उनके MCQ ना बना के डायरेक्ट क्वेश्चन के आंसर लिख दिए हैं, जिससे आपको आसान हो जाएगा डायरेक्ट याद करने, समझने, स्क्रीनशॉट्स ले लेना और उन्हें एक बार रिवाइज कर लेना। इस वीडियो के बाद आपको ये भूलने वाले तो हो नहीं आप, क्योंकि आपको अच्छे से याद हो जाएंगे, है ना। देखिए किस वर्ष तक स्कूली शिक्षा में 100%, 100% देख लो, GER ग्रोस एनरोलमेंट रेशो के साथ माध्यमिक स्तर तक एजुकेशन फॉर ऑल का लक्ष्य रखा गया। ये गया फॉर ऑल, एजुकेशन फॉर ऑल, यानी कि माध्यमिक स्तर तक, माध्यमिक स्तर बोला सेकेंडरी स्टेज तक। सेकेंडरी स्टेज मतलब समझ लो, देखो क्या दिमाग लगा रखा है, सेकेंडरी स्टेज होगी 5, 3, 3, 4, यानी जो फोर्थ वाली स्टेज है, फोर्थ वाली स्टेज को बोला है माध्यमिक स्तर। देखो दिमाग कहाँ लगाया, माध्यमिक स्तर की जगह 4 स्टेज भी डाल सकता है ये आपको पास, ठीक है। तो वो कब तक रखा गया, वर्ष 2030 तक, वर्ष 2030 तक। तो क्वेश्चन में यही पूछ लिया जाता है कि GER की फुल फॉर्म क्या है, या GER को क्वेश्चन में डाल देंगे, उसमें एनरोलमेंट को कुछ चेंज कर देंगे, रेशो को चेंज कर देंगे, तो आपको कंफ्यूज करने के लिए डाल देंगे। तो आपको याद रखना, इसलिए मैंने फुल फॉर्म भी साथ साथ लिखी है। और माध्यमिक स्तर देखो, सेकेंडरी स्टेज, यहाँ फायदा हो गया ना, हो गया, माध्यमिक स्तर से कंफ्यूज हो रही होगी, लेकिन सेकेंडरी स्टेज समझते ही आप समझ गए, अरे ये तो 9 to 12 वाले बच्चों के लिए है ना, ध्यान रखना। सम इम्पोर्टेंट
फिर से हम मतलब कुछ सम इम्पोर्टेंट फैक्ट ले रखे हैं मैंने। भारत के शिक्षा मंत्रालय के पहले शिक्षा मंत्री कौन होंगे? देखिए, भारत के शिक्षा मंत्रालय के जो पहले पहले शिक्षा मंत्री थे वो कौन होंगे? पहले मंत्री जो थे शिक्षा मंत्री के, जो अब जो आने वाले हैं वो कौन होंगे? वो होंगे रमेश पोखरियाल निशंक। यानी अब जो हमारा भारत शिक्षा मंत्रालय है और उसके जो सबसे पहले मंत्री होंगे, हुए नहीं है पर होंगे, फ्यूचर में होंगे, वो सबसे पहले मंत्री जो होंगे वो रमेश पोखरियाल निशंक होंगे। और ये पूछे जा रहे हैं सारे क्वेश्चन, फैक्ट में से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जो मैंने फैक्ट लिए वो सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट ही लिए, अदरवाइज मैं इन्हें छोड़ने वाली थी, पर मुझे लगा कि ये तो बड़े वेरी इंपॉर्टेंट है। काफ़ी क्वेश्चन देखे गए हैं, मैंने सर्च करा, देखा तो ये बहुत पूछे गए हैं क्वेश्चन। तो ध्यान रखना कि भारत के शिक्षा मंत्रालय के पहले शिक्षा मंत्री कौन होंगे? तो रमेश पोखरियाल निशंक होंगे, क्योंकि इससे पहले 2022 में और अभी तक क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं, तो इसलिए कुछ थियोरटिकल में से नए नए क्वेश्चन उन्होंने ला के दिए हैं ताकि बच्चे कंफ्यूज हो जाएं और बच्चे क्वेश्चन छोड़ के आएँ। ठीक है, नई देखिए, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार वोकेशनल कोर्स किस कक्षा से शुरू किए जाएंगे? वोकेशनल कोर्स यानी कि व्यावसायिक कोर्स, जो व्यवसाय से जोड़ेंगे वो कोर्स हमारे कक्षा 6 से होंगे। देखिए, अभी तो वहाँ व्यावसायिक कोर्स दे रखा था, व्यावसायिक, है ना, और यहाँ पे क्या दे रखा? वोकेशनल कोर्स। तो आपको कंफ्यूज करने के लिए कैसे कैसे मतलब शब्दों का ही खेल है और शब्दों को ही उथल पुथल करके दे रखा है आपको, है ना। आपका भी माइंड उथल पुथल हो जाएगा और इनका अगर आप समझेंगे नहीं, रट लेंगे, याद करके चलेंगे, तो आप पक्का डेफिनेटली भूल जाएंगे, है ना। तो ध्यान रखना, वोकेशनल कोर्स, व्यावसायिक कोर्स कक्षा 6 से शुरू की जाएंगे। कहाँ से करे जाएंगे? व्यवसाय के बारे मतलब व्यावसायिक शिक्षा जो दी जाएगी वो कक्षा 6 से दी जाएगी। नई शिक्षा नीति कब की है? 2020 की में ये बात हो चुकी है। 1986 में ऐसा कुछ नहीं था, 1968 वाली नीति में भी ऐसा कुछ नहीं था। और पहली नीति क्या थी? 1968। और सेकेंड नीति क्या थी? 1986। और जो हमारा पैटर्न है 5334 यानी कि 5334, जिसमें से जो बाद का सेकेंडरी स्टेज कौन सी होती है? वो 4th वाली होती है। और जो चलो छोड़ो, अब नेक्स्ट सुनिए। किसे बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय शैक्षिक टेक्नोलॉजी फोरम NETF बनाया जा रहा है, जिसके लिए वर्चुअल लैब विकसित की जा रही हैं। देखिए, कुछ अब लैब भी विकसित की जा रही है। वो फॉर्म कौन सा है? वो NETF दे देंगे आपको, उसमें हिंदी में कंफ्यूज करने के लिए उसका नाम डाल देंगे राष्ट्रीय शैक्षिक टेक्नोलॉजी फॉर्म, यानी कि राष्ट्रीय नेशनल E एजुकेशन T टेक्नोलॉजी F फॉर्म। तो क्या फॉर्म बनी? नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फॉर्म को बढ़ावा देने के लिए क्या बनाया जा रहा है, जिससे वर्चुअल लैब हमारी विकसित की जा सके? तो वो है पाठ्यक्रम। यानी कि बच्चों को कैसे मतलब डिजिटल, वो कहते हैं ना भारत डिजिटल होगा, डिजिटल इंडिया, है ना। तो मोदी ने डिजिटल कर दिया सब चीज़, आधे से ज़्यादा डिजिटल चीज़ें होने लगी हैं। आपने देखा ना, घर बैठे पेटीएम ये सब चीज़ें क्या हो रही हैं? ये सब डिजिटल ही तो हैं। अब आधे से ज़्यादा काम नेट से होते हैं, है ना। तो यही नारा ध्यान रखना, डिजिटल इंडिया भारत का हमारा पाठ्यक्रम NETF, ध्यान रखना NETF पाठ्यक्रम और वर्चुअल, ये तीनों एक साथ सेटिंग है इनकी, और इनका क्वेश्चन भूलना मत। ओके, नई शिक्षा नीति 2020 में किस वर्ष तक नेशनल मिशन, हमारा मिशन नेशनल मिशन के माध्यम से फाउंडेशन लर्निंग एंड न्यूमेरिक्स स्किल्स को बनाए रखने का लक्ष्य किया गया है? देखिए, अब देखिए क्वेश्चन में सन क्या देते? 2025, है ना। और क्या दिया गया है? नेशनल मिशन माध्यम से फाउंडेशन लर्निंग एंड न्यूमेरिक्स स्किल। जो हमारी फाउंडेशन लर्निंग है, न्यूमेरिक्स स्किल है, जो स्टार्ट फर्स्ट की है, फर्स्ट 5334 यानी 5334 में पहला जो है 5 वाला 3+2 जिसे बना देंगे हम, अगर बनाए, लेकिन तुम वहाँ लिख के मत जाना 5 को 3+2 लिख दो, ऐसा मत करना। उसको 2025 तक का लक्ष्य रखा गया है कि उसका लर्निंग का न्यूमेरिक स्किल बना दी जाएगी, उसका लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, तो नई शिक्षा नीति 2020 में किस वर्ष तक नेशनल मिशन के माध्यम से फाउंडेशन लर्निंग एंड न्यूमेरिक्स स्किल्स को बनाए रखने का लक्ष्य रखा गया है? तो वो रखा गया है वर्ष 2025 तक। और ये सब क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बार बार मैं समझा रही हूँ कि ये पढ़ के जाना, अच्छे से याद करके जाना। ओके, नेक्स्ट देखिए,
मेडिकल और लॉ एजुकेशन को छोड़कर समस्त उच्च शिक्षा के लिए एकल निकाय के रूप में किस आयोग का गठन किया जाएगा? HECI। ये भी पूछा जा रहा है कि मेडिकल और लॉ एजुकेशन है इन्हें छोड़ दिया जाएगा, इन्हें छोड़कर समस्त उच्च शिक्षा के लिए जो एकल निकाय, जो भी एक संगठन एकल बनेगा इनका, तो वो किस आयोग के द्वारा बनेगा? HECI। या कि मेडिकल और लॉ एजुकेशन अपने आप में अलग एक स्पेसिफिक हो जाएंगी और इन शिक्षा को HECI में संगठन मतलब एक एकल निकाय है HECI हमारा, उसमें इन्हें प्रायोरिटी दी जाएगी। ठीक है, उच्च शिक्षा के लिए और उस आयोग के लिए उसमें प्रायोरिटी दी जाएगी उसको। ठीक है, तो इस बात को दिमाग में रख लेना। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा मेडिकल, और इसमें पूछ ले जाता है कि मेडिकल और लॉ एजुकेशन को छोड़कर, ठीक है, कौन सा गठन बनेगा, कौन सी उसमें किस आयोग में रखा जाएगा? उच्च शिक्षा को HECI में। ठीक है, HECI में। मैं इसलिए रिपीट कर रही हूँ ताकि आप उस क्वेश्चन को ध्यान से एकदम अच्छे से समझ के और अच्छे से याद करके जाए कि मेरी बात आपको याद आए वहाँ पे एग्जाम में। अरे मैडम ने बोला था HECI, है ना। किसे बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय शैक्षिक टेक्नोलॉजी फॉर्म NETF बनाया जा रहा है? देखिए आगे ना कैसे चेंज करके मतलब दिया, जिसके लिए वर्चुअल लैब विकसित की जा रही है। ये क्वेश्चन आई थिंक रिपीट हो चुका है, सॉरी, फिर भी एक बार कर लीजिए, आपका याद हो जाएगा, चाहे इसे स्किप कर देना। किसे बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय शैक्षिक टेक्नोलॉजी फॉर्म NETF बनाया जा रहा है, तो वो आ जा रहा है ई पाठ्यक्रम को, है ना। वर्चुअल लैब विकसित की जा रही है ई पाठ्यक्रम में। ठीक है, NETF का मतलब क्या होता है? राष्ट्रीय शैक्षिक टेक्नोलॉजी फॉर्म। हिंदी में पूछा जाए तो राष्ट्रीय शैक्षिक टेक्नोलॉजी फॉर्म, और इंग्लिश में पूछा जाए तो नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फॉर्म। और ये किस लैब के लिए विकसित हो रही है? वर्चुअल लैब। और किसके लिए विकसित की जा रही है वर्चुअल लैब? ई पाठ्यक्रम के लिए, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक पाठ्यक्रम के लिए, यानी जो शिक्षा दी जाएगी वो डिजिटल ऑनलाइन शिक्षा को भी मतलब काफ़ी प्रायोरिटी दी जाएगी, ऑनलाइन शिक्षा को भी। ठीक है, इस बात को दिमाग में रख लीजिए कि जो अब छोटे छोटे स्कूलों में भी LED इन सब की मान्यता होती है। पहले प्रायोरिटी होती है कि LED लगी हो, बच्चे को उससे अच्छे से जोड़ सके बाहर की दुनिया से, है ना। नेक्स्ट देखिए, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नामक कार्यक्रम किस वर्ष लागू किया गया था? कौन सा ऐसा वर्ष था जिसमें ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को लागू किया गया था? वो है 1987 से 88, है ना। तो 1987 से 88, जबकि 86 तो हमारी पहली नीति थी, और 86 तो हमारी सेकंड नीति थी, दूसरी नीति थी, और 68 थी हमारी पहली नीति। तो जो पहली सेकंड नीति थी, पूछ भी ले जाएगा कि किस नीति के अंदर आता है ये, तो ये सेकंड नीति के अंदर आता है ना। राष्ट्रीय नीति सेकंड के अंदर। राष्ट्रीय नीति पहले क्या थी हमारी? राष्ट्रीय शिक्षा नीति पहली थी हमारी 68, और बाद में 86, और 86 के बाद हुआ 87, 88। तो दूसरी जो नीति थी हमारी, उसमें ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को मतलब जो नामक कार्यक्रम वर्ष लागू किया गया था, ये ध्यान रखना। तो ये इस तरह से ही पूछा जा सकता है, या 1987 दे देंगे, 1988 दे देंगे, और आपसे पूछ लेंगे कि इसमें कौन सा मतलब ये लागू किया गया था कार्यक्रम, तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। क्या कहता है? ऑपरेशन कर दिया ब्लैक बोर्ड को, वाइट बना दिया ना। बस दिमाग में इतनी बात रख लो, या ऐसे याद करोगे तो याद रह जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य है। देखिए अभी नई शिक्षा नीति हुई है, और उसको भी राज्य मतलब उसको भी 2020 को लागू करने वाला भारत का हमारा एक राज्य जो कर्नाटक है, वो उसने इस नीति को लागू भी कर लिया है। और एक नॉर्वे एक ऐसा देश है जिसमें ये नीति पहले से ही लागू है। यानी ये नीति इतनी अच्छी है, मतलब अगर आप इस तरह से हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो हमारे बच्चों पे काफ़ी अच्छा प्रभाव पड़ेगा, और वो बच्चे स्टडी से भागेंगे नहीं, और वो बच्चों को मतलब उस पढ़ाई को अच्छे से करने की कोशिश करेंगे। आपने देखा कि अब बच्चों से हम कहते हैं अरे बच्चों पढ़ लो, तो बच्चे नहीं सुनते, जबकि बच्चे बाहरी ज्ञान काफ़ी इजीली ले लेते हैं। बाहर बच्चे आपस में देखिए 4-5 बच्चे बहुभाषिकता के बैठ गए हैं, जैसे सपोज कर ये कन्नड़, ये इसका तमिल का, ये बिहारी भाषा का, ये
अंग्रेजी भाषा का ये, इस भाषा का ये, उस भाषा का, तो सारे बच्चे बैठे हैं उनके साथ। वो बच्चे जब अपनी अपनी बातें शेयर करेंगे तो वो बच्चा काफ़ी चीज़ सीख लेगा और वो चीज़ याद भी कर लेगा। लेकिन आप बैठाने लग जाओ कि चल इंग्लिश पढ़ाते हैं, चलिए पढ़ाते हैं, तो नहीं मानेगा, है ना। इसीलिए इन सब चीज़ों को देखते हुए ये सब नियम बनाए गए हैं, रिसर्च किया गया है इन पे। देखिए नई शिक्षा नीति 2020 के तहत स्कूली शिक्षा को कितने स्तर पर बांटा गया है। अब नई शिक्षा नीति 2020 के तहत हमारी स्कूली शिक्षा को कितने स्तर पर बांटा गया है, तो वो 3 स्तर पर बांटा गया है। अब 3 स्तर पर कैसे बांटा गया है, देखिए 3 स्तर पर ऐसे बांटा गया है कि हमारी पहले तो जो भाषा है, पढ़ाने का जो भाषा सूत्र है वो क्या है भाई, वो त्रिभाषा सूत्र ही तो है। पहला अंग्रेजी, दूसरा हिंदी और तीसरा है मातृभाषा। और मातृभाषा क्या है हमारी, मातृभाषा को ही क्या बोल रहे हैं, क्षेत्रीय भाषा। मातृभाषा को ही क्या बोल रहे हैं, हमारे जो हमारी खुद की भाषा है, मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा और आपकी राज्य भाषा, या ये मान लीजिए जहाँ बच्चा जहाँ से बिलोंग कर रहा है वहाँ की भाषा। यानी जो मातृभाषा है जिससे बच्चा उस चीज़ को पढ़ के आया है, सीख के आया, उसे हम मातृभाषा कह रहे हैं। ठीक है, मातृभाषा तो आप कभी ज़िंदगी में नहीं बोलोगे, मैंने इतनी बार रिपीट कर दिया है ना। देखिए इस बात को ध्यान रखना और समझ के अच्छे से हर टॉपिक को, क्वेश्चन को जाना। ठीक है, देखिए नई शिक्षा नीति 2020 के प्रौद्योगिकी के उपयोग पर विचारों के मुक्त आदान प्रदान को एक मंच प्रदान करने के लिए किसकी स्थापना की जाएगी। देखिए नई शिक्षा नीति 2020 के जो प्रौद्योगिकी के उपयोग और विचारों, जो थिंक है, उनको जो फ्री माइंड, मतलब फ्री कर दो, मुक्त कर दो, आज़ाद कर दो, आदान प्रदान को एक मंच प्रदान करने के लिए जो स्थापना की जाएगी वो कौन सी है। वो अभी देखो क्वेश्चन आया था, फिर से आ गया, चेंज करके आ गया, किस तरह से आया, वो आएगा नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फॉर्म में, राष्ट्रीय शिक्षा टेक्नोलॉजी फॉर्म आया था ना, राष्ट्रीय शिक्षा टेक्नोलॉजी फॉर्म। तो नई शिक्षा नीति 2020 जो प्रौद्योगिकी, उपयोग और विचारों के मुक्त जो आदान प्रदान उसको करके उसकी जो मंच प्रदान करना है, वो कौन सी स्थापना, किसकी स्थापना के लिए की जाएगी, किसकी स्थापना के लिए, तो वो की जाएगी नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फॉर्म के, नहीं NETF। क्या आएगी, NETF, प्रौद्योगिकी मुक्त आदान प्रदान मंच, एक मंच। हमेशा जब भी ये प्रौद्योगिकी और आदान प्रदान, मुक्त आदान प्रदान की बात आ जाए उसके विचारों की, तो आंख बंद करके NETF लगा देना, NETF, कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट, जून 2017 में नवगठित प्रारूपण NEP 2020 के अध्यक्ष थे। देखिए नवगठित प्रारूपण यानी कि जो नया अभी जो प्रचलन में हमने 2020 का जो माना था, क्या NEP 2020 में नवगठित, हमारा नवगठित का मतलब क्या है कि नया जो रूल्स रेगुलेशन लागू किए हैं, घोषणा की गई है, उसके प्रारूपण में जो जून 2017 के अध्यक्ष थे, इसके लिए जो अध्यक्ष का प्रारूपण किया गया वो कौन है, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। यानी कि जून 2017 में नवगठित प्रारूपण NEP 2020 के अध्यक्ष थे डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। ये 2017 के भी थे और ये हमारी NEP 2020 के अध्यक्ष भी हैं, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। देखिए बहुत इजी और अच्छे बस क्वेश्चन लिए मैंने और वेरी इजी लैंग्वेज में समझा भी रहे हैं हम, तो समझना भी और अच्छे से करना भी, है ना। ध्यान रखना, इस तरह से भी पूछा जा सकता है इसे कि डॉक्टर के कस्तूरी रंगन पहले कहाँ से थे, मतलब जो उसका संस्थान था वो क्या था, तो ISRO, इसरो, क्या था, ISRO, इसरो, है ना। ये हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो मैंने बहुत मेहनत से लिए, इसलिए ध्यान रखना। किस वर्ष तक शिक्षण के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत BEd होने जा रही है। भाई किस वर्ष तक होने जा रही है, अभी हुई नहीं है पर होने जा रही है, कर लो जिसे अभी करनी है BEd जाके, नहीं तो फिर 4 साल की करनी पड़ेगी, फिर दिमाग खराब हो जाएगा। देखिए किस वर्ष तक शिक्षण के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 वर्ष एकीकृत BEd होने जा रही है, तो होगी हमारी 2030 तक। 2030 तक 4 वर्षीय हो जाएगी, फिर आपको 4 साल की करनी पड़ेगी। जबकि अभी सुनने में भी आया था कि BEd 1 साल की होने वाली है, कुछ 2018-17 के आसपास सुनने में आया था कि ऐसा BEd 1 साल की होने वाली है।
तो जिसने पहले 2 साल की कर ली थी उसे तो यार लगा रहे यार हमने क्यों 1 साल और बर्बाद कर दी। और बहुत से ये सोच रहे थे यार हमारी तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, हम तो 1 साल की करेंगे टेंशन मत, और बीएड के बाद डायरेक्ट सीटेट यूबीटेट ये सब क्लियर करेंगे, डायरेक्ट टीचर बन जाएंगे जल्दी कर फॉर्म क्लियर करके। पर ऐसा नहीं हुआ और आपने देखा भी हर शिक्षा प्रणाली में नए नए चेंजेस आ रहे हैं। देख रहे होगे आप, पहले तो ये ऑफलाइन था सीटेट, अब ऑनलाइन हो गया है। और पहले जो हम पेपर क्लियर करना आसान था, कुछ टॉपिक थे, लेकिन अब इतने टॉपिक हो चुके हैं कि ये भी पढ़ो वो भी पढ़ो, केवीएस एनवीएस सबके जो पेपर क्लियर करने में सबकी बैंड बच जाती है ना। इसीलिए कहते हैं मेहनत करो तो सॉलिड करो कि कोई भी फॉर्म या कहीं से भी कुछ छूट ना जाए। देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षक ग्रेड तक मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में पाठ पढ़ाने में सक्षम होगा। देखिए आगे ना ग्रेड 5 कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति देखो दे कैसे रखा, ग्रेड 5 ग्रेड 3 और ग्रेड 4। अच्छा चलो छोड़ो, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षक ग्रेड, देखिए मैं बार बार इसलिए रिपीट करती हूँ ताकि वो क्वेश्चन आपको बार बार अच्छे से बिल्कुल ऐसे हो जाए कि आप सही कहे कि वाकई में बहुत अच्छा पढ़े हो, कहीं से भी पढ़े हो। ठीक है, मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में पाठ पढ़ाने में सक्षम होगा ग्रेड 5। ठीक है, क्योंकि ग्रेड 5 में ऐसा बोला गया है उसमें कि मातृभाषा को हमारी माना गया है। लेकिन अब आप समझ रहे हो कि कक्षा 8 तक भी बोला गया है उसमें प्रावधान, लेकिन वो अभी लागू नहीं हुआ है। तो ध्यान रखना राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 हमारी, और ग्रेड हमारे कौन कौन से हैं, 5 ग्रेड 3 3 एंड 4, यानी कि FPMS, ये तो दिमाग में रख लेना FPMS। ठीक है, देखिए मई 2016 में किसकी अध्यक्षता में नई शिक्षा नीति के विकास के लिए समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। भाई किसी को अगर स्पीड तेज लग रही हो तो प्लीज़ वो स्लो करके देख लेना, और प्लीज़ किसी को स्पीड स्लो लग रही है तो प्लीज़ वो स्पीड बढ़ा के देख लेना। ठीक है, और स्किप करके तो बिल्कुल मत देखना, आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि आपको मैं हर क्वेश्चन के बारे में नए नए क्वेश्चन के बारे में अच्छे से समझा रही हूँ क्वेश्चन। ओके, आपका अपना नुकसान होगा, मेरा नहीं होगा कुछ भी। मेरे लिए तो बस लाइक कर देना आप एक वीडियो पर लाइक मिल जाएगा, मोटिवेशन हो जाएगा और कुछ नहीं। मई 2016 में किसकी अध्यक्षता में नई शिक्षा नीति के विकास के लिए समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। देखिए अब नई शिक्षा नीति के विकास के लिए भी पढ़ो, जो नियम बनाते जाएंगे और हमें पढ़ते जाएंगे, और हमारा बस्ता तो भारी होगा ही। स्वर्गीय श्री TSR सुब्रमण्यम, देखिए स्वर्गीय हो गए हैं फिर भी अपनी रिपोर्ट छाप के गए हैं। मई 2016 में किसकी अध्यक्षता में नई शिक्षा नीति के विकास के लिए समिति, देखिए नई शिक्षा नीति और विकास के लिए, तो नई शिक्षा नीति कौन सी है, 2020 वाली NEP, और समिति कमेटी विकास डेवलपमेंट के लिए जो नियम बनाए हैं अपनी रिपोर्ट में प्रस्तुत किए थे, सुब्रमण्यम ने किए थे, है ना। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या हो गया, देखो वही आ गया ना, बस चेंज कर दिया, MHRD हटा दिया। MHRD का नाम बदलकर क्या रखा गया, शिक्षा मंत्रालय, और MHRD पहले क्या था, मानव संसाधन विकास मंत्रालय था, ये विकास का था, डेवलपमेंट। अब इसमें डेवलपमेंट हटा दिया गया है, संसाधन भी हटा दिया गया है, बस उसमें शिक्षा डाल दिया, मानव भी हटा दिया गया है। यानी मानव संसाधन विकास तो हटा ही दिया, वहाँ से शिक्षा डाल दिया, यानी कि मानव संसाधन विकास का कोई मतलब नहीं, शिक्षा का मतलब है। यानी प्रायोरिटी दी गई है शिक्षा को, एजुकेटेड को, एजुकेशन को। आप एजुकेटेड हैं और एजुकेशन है, एजुकेशन प्राप्त कर रखी है, आप एजुकेटेड हैं, तो यही हमारा पूरे देश का सौभाग्य होगा, क्योंकि एजुकेटेड बनाना ही हमारे देश को सौभाग्य बनाना ही हमारे मोदी जी का लक्ष्य है। और किसकी उसमें आई है, भाजपा, ये ध्यान रखना, 2020 NEP किस में आई, भाजपा, समझ रहे हो ना, भाजपा। नहीं समझ रहे हो, इतना तो समय BJP मोदी जी के राज में आ गई है हमारी ये नीति, है ना। इसीलिए हमारे देश को कुछ भी करके मतलब बेस्ट बना के जाएंगे हमारे मोदी जी। देखो कैसे मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल दिया, और मानव संसाधन विकास हटा के सीधा उस पर शिक्षा डाल दिया। कितना बड़ा नाम कितना छोटा कर दिया, आसान कर दिया, आपको ईजी कर दिया, आराम से याद करो। 1986 में जो शिक्षा नीति लागू की गई थी, देखिए आगे फिर से 86 है ना, उसमें बदलाव कब किया गया था, 1992 में, मैंने बताया था ना 1992 में बदलाव किया गया था 1986 में, लेकिन कोई नए नए नियम, इतने रूल्स नियम नहीं बताए थे जो NEP 2020 ने बताए, है ना। अगर बदलाव किया जाएगा तो 1992 में, लेकिन अगर पूछा जाए कि 1986 के बाद जो नीति लागू हुई, अब जो लागू हुई है, जो नियमों के साथ
भंडार लेके आई है, वो है हमारी NEP 2020। ठीक है, NEP 2020। सुनने में आया कि बच्चे कुछ कहते हैं कि स्पीड तेज है ना, तो उसके लिए हम क्वेश्चन को बार बार एक्सप्लेन करके अच्छे से समझाते हैं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना आए। इसीलिए क्वेश्चन को ध्यान में रखना। 1992 में आई थी हमारी ये जो नीति है, हमने जो इसमें बदलाव किए थे वो 1992 में किए थे, और 1986 में जो शिक्षा की नीति थी वो हमारी सेकंड थी, और 68 की जो हमारी फर्स्ट थी, और 5334 में पहले बता चुकी हूँ। ये क्या है, हमारा पैटर्न है शिक्षा का, और 5 क्या है, जो हमारे प्राइमरी और सेकंड तक के बच्चों की शिक्षा है। नेक्स्ट देखिए, भारत के इतिहास में अब तक कितनी बार शिक्षा नीति आ चुकी है। देखो आ गई नीति, कितनी बार समझा चुकी हूँ, लेकिन उसके नाम नहीं बताए थे कि इसमें के अंदर कौन कौन है, ये तो बता दिए थे, है ना। तो 1968 इंदिरा गांधी जी के समय आई थी भाई। 1968 में इंदिरा गांधी जी थी हमारी, ध्यान रखना, है ना, प्रधानमंत्री। और 1968 में प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी, और उनके समय आई थी। 1986 राजीव गांधी जी के समय आई थी, गांधी हमारे गांधी जी है ना, राजीव गांधी के समय आई थी। और अब 2020 देखो, मैं बता रही थी ना, भाजपा BJP, ध्यान रखना, नरेंद्र मोदी जी की सरकार के समय। ये कोई बच्चा भूल नहीं सकता वैसे कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार के समय कौन सी नीति आई थी, 2020, क्योंकि सबसे बड़ी नीति और सबसे बड़े चेंजेस मिले हैं इसमें आपको, और सबसे ज़्यादा मतलब मल्टीलिंगुअलिज्म को, क्रिएटिविटी को, कि बच्चा करके सीखे, इन सब को प्रायोरिटी दी गई है इसमें, कि बच्चे पे शिक्षा भार ना हो। बच्चा हर मतलब बच्चे को क्या होना चाहिए, मतलब खुद अन्वेषण, डिस्कवरी कहता है ना, अन्वेषण करे, ह्यूरिस्टिक विधि, इन सब को फॉलो किया गया है हमारे 2020 की में। यानी कि शिक्षा को फ्री माइंड शिक्षा, और हर राज्य के हर वंचित परिवार के बच्चों को मौका दिया जाएगा पढ़ने के लिए। नेक्स्ट देखिए, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है, क्योंकि शिक्षा से रिलेटेड है तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पूछा भी जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय की बात हो रही है, इंटरनेशनल तो 24 जनवरी को। देखिए 24 जनवरी को, 1 जनवरी को आप न्यू ईयर बनाते हैं, तो आप हमेशा याद रखना 23 दिन छोड़ देना, 24वें पे आ जाना, तो हो गया हमारा इंटरनेशनल शिक्षा दिवस। ठीक है, विश्व विद्यार्थी दिवस कब मनाया जाता है, देखिए विश्व विद्यार्थी दिवस यानी कि वर्ल्ड का स्टूडेंट डे, वर्ल्ड स्टूडेंट डे यानी कि वर्ल्ड स्टूडेंट डे यानी कि 15 अक्टूबर को। अब 15 अक्टूबर कैसे याद रखोगे मैं बताती हूँ। 2 अक्टूबर को क्या था, गांधी जयंती, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती है। अब आप 13 दिन छोड़ दीजिए, 13 दिन में 2 प्लस कर दीजिए, 15 हो गया ना। तो 15 अक्टूबर को विश्व विद्यार्थी दिवस, और आप कभी नहीं भूलोगे इन दोनों क्वेश्चन को, ये मैं गारंटी से कहती हूँ। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस आपका 24 जनवरी को है ना, और विश्व विद्यार्थी दिवस आपका 15 अक्टूबर को होता है। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके आ रहे हैं एग्ज़ाम में और आते रहे हैं, क्योंकि आपके शिक्षक, क्योंकि आप बच्चे जो है हमारे जो विद्यार्थी हैं उन्हीं के रिलेशन से हमारे जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं विद्यार्थी को केंद्रित मानकर ही आ रहे हैं, ना कि शिक्षक केंद्रित। अब देखिए इससे भी क्वेश्चन आया है, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, जो परख की फुल फॉर्म है इन हिंदी की, इन हिंदी इंग्लिश दोनों सेम है, की स्थापना की जाएगी जो बोर्ड परीक्षाओं के लिए, जो बोर्ड की परीक्षाएं होती थी ना उनके लिए स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी का काम करेगी। अब स्कूल स्टूडेंट्स के लिए साल में 10 दिन बैगलेस होंगे, मतलब कि कुछ दिनों तक इसी जो ये नीति बनी है डेवलपमेंट, इसमें उन बच्चों का विकास किया जाएगा, उन बच्चों के लिए मतलब कुछ अलग प्रावधान किया जाएगा जिस समय पढ़ाई स्टडी नहीं होगी, उनके लिए ये 10 दिन अलग ही कुछ प्रोग्राम होगा, जो उस चीज़ उसमें उन्हें से उनका रिव्यू होगा, उनका असेसमेंट होगा, उनको एनालिसिस किया जाएगा उनके नॉलेज के बेस, है ना, उनको बैगलेस किया जाएगा। ठीक है, और ये पूछा जा रहा है कि कौन सी नीति बनाई गई है, तो वह है परख। ठीक है, और इसकी फुल फॉर्म क्या है, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, परख की। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, परख इंग्लिश में भी देख लीजिए एक बार, ध्यान रहेगा क्योंकि इंग्लिश में भी दिया जा रहा है ताकि गलत ना करें। P से परफॉर्मेंस, A से असेसमेंट, R से रिव्यू, A से
एनालिसिस, एंड नहीं एनालिसिस है, और के से नॉलेज, और एस से हॉलिस्टिक। अब आपको दे दिया जाएगा परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू, क्योंकि इससे क्वेश्चन आया हुआ भी है, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एनालिसिस नॉलेज हॉलिस्टिक। तो आप और भी दिए जाएंगे 4 ऑप्शन 3 ऑप्शन, तो आप सोचेंगे कि ये ही सही है, तो ये सही नहीं है। पूरा जो इसका डाटा है इस तरह से है कि परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, यानी कि डेवलपमेंट फॉर ऑफ एंड, इनको भी इसमें रखा गया है, क्योंकि ये एक पूरा जो हमारी नीति है उसको बनाया गया उसके नाम से। अगर इस तरह से उसमें असेसमेंट की जगह कुछ और भी दे सकते हैं, नॉलेज की जगह कुछ और दे देंगे, है ना। तो परख क्या है, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज ऑफ होलिस्टिक डेवलपमेंट। ठीक है, इसमें क्या होगा कि 10 दिन बच्चों का बैगलेस होगा, और बोर्ड वाले बच्चों के लिए है ये, है ना। देखिए 11 सितंबर 2020 को 21वीं सदी में स्कूली शिक्षा पर सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र परख की स्थापना की घोषणा की, है ना। आगे ना कि परख राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र हो गया हमारा, परख की घोषणा की। परख का मतलब है प्रदर्शन मूल्यांकन, यानी समीक्षा और समग्र विकास के लिए ज्ञान का विश्लेषण, यानी इस समय 10 दिन बैगलेस रहेगा, और इसमें विकास के लिए हमारा समाधान होगा, उन बच्चों का मूल्यांकन होगा, उन बच्चों को उस तरह से मतलब उनकी परख की जाएगी कि ये कहाँ कहाँ किस किस जगह के लिए सही साबित हो रहे हैं, मतलब किस काम में और किस स्टडी में, किस टॉपिक में, किस सब्जेक्ट के लिए बेस्ट है। ये किन बच्चों के लिए किया जाएगा, जो बोर्ड के बच्चे होंगे, है ना। तो 11 सितंबर 2020, ध्यान रखना किसमें, 11 सितंबर 2020 को, और किसने दिया, मोदी जी ने। 21वीं सदी में स्कूली शिक्षा, कौन सी सदी थी, 21वीं सदी, उसकी 21वीं सदी की में स्कूली शिक्षा पर सम्मेलन संबोधित करते हुए, सम्मेलन में किया था, किसने दिया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। परख का मतलब प्रदर्शन यानी मूल्यांकन करना था, समीक्षा करना था, है ना, ध्यान रखना। तो किसने दिया था, मोदी जी ने। बहुभाषावाद को बढ़ावा देने के साथ साथ राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए त्रिभाषा सूत्र को लागू करना जारी रहेगा। देखिए बहुभाषावाद किस लिए था कि ये राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा दे। भाई देखो सारे कल्चर के बच्चे जब आपस में मिलेंगे, आपस में एक दूसरे की भाषा को समझेंगे, है ना, एक दूसरे की संस्कृति को समझेंगे, तो उन्हें एक दूसरे से लगाव बढ़ेगा, तो वहाँ पे क्या बढ़ेगी, एकता बढ़ेगी। तो हमारा देश राष्ट्रीय एकता मतलब ये राष्ट्रीय एकता का बढ़ावा मिलेगा, उसको उसका प्रावधान मिलेगा। त्रिभाषा सूत्र जारी करना रहेगा इसी वजह से कि त्रिभाषा सूत्र रहेगा। जैसे मातृभाषा नहीं थी बीच में, इसी वजह से क्या था, थोड़ा सा मतलब अनबन में थी, यार एक तो ऐसी लैंग्वेज बोलते हैं, एक तो ऐसी लैंग्वेज। लेकिन अब किसी भी लैंग्वेज को, किसी की भी भाषा को गलत नहीं ठहराया जाएगा। बच्चा जिस भाषा में आएगा, बच्चे को उसी भाषा में मतलब उसको उस तरह से प्रावधान दिया जाएगा, उसको उस तरह से स्टडी कराई जाएगी। उसकी भाषा को नीच और नीची भाषा नहीं माना जाएगा, है ना। और स्टूडेंट को ही केंद्र माना जाएगा, और स्टूडेंट को केंद्र मानकर उसे उसके थ्रू हमें उसे समझाएंगे। अगर वो नहीं समझ पा रहा तो उसे अलग अलग तरीक़ों से उसकी बातों को उसे समझाने की कोशिश करेंगे, है ना। NEP 2020 में कहा गया है कि 3 भाषा फॉर्मूले में अधिक लचीलापन होगा, लेकिन किसी भी राज्य पर कोई भाषा थोपी नहीं जाएगी। देखो NEP 2020 में कहा था कि 3 भाषा फॉर्मूले में अधिक लचीलापन होगा। अधिक लचीलापन का मतलब क्या है कि मतलब उन पे थोपी नहीं जाएगी वो भाषा, किसी भी राज्य की भाषा तो थोपी नहीं जाएगी। और लचीलापन का मतलब है कि उस मैटर को, उस पाठ्यक्रम को किसी भी भाषा में, उन भाषा में उसे आसानी तरीके से समझाया जाएगा। जैसे अब हिंदी है, हिंदी में भी हम लोगों को इतनी दिक्कत होती है कि हम लोगों पर हिंदी भी सही से नहीं समझी जाती, क्योंकि आधे वर्ड हमें कंफ्यूज करते हैं, है ना। वो कन्फ्यूजन क्यों है, क्योंकि हमने उन्हें कभी भी अपनी मातृभाषा में नहीं समझा है, या कभी भी हमें उन्हें दोनों को मिला के नहीं समझा है। अब जैसे हम कह रहे हैं कि हिंदी इंग्लिश, अगर हमें इंग्लिश का वर्ड आता है तो हिंदी का नहीं आता, हिंदी का आता है तो इंग्लिश का नहीं आता। तो दोनों को अगर दोनों आते हैं तो हमारी ये हिंदी इंग्लिश काफ़ी समझी जाती है ना। तो इसी बात को ध्यान रखना कि NEP 2020 में 3 भाषा फॉर्मूला, त्रिभाषा फॉर्मूला, है ना, उसमें लचीलापन होगा। कैसा होगा, अधिक लचीलापन होगा। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और किसी भी राज्य की भाषा थोपी नहीं जाएगी। 3 भाषा को सीखना राज्य, क्षेत्रों और स्वयं छात्रों की पसंद होगी।
जब तक कि 3 भाषाओं में से कम 2 भाषाएं भारत की मूल निवासी हो। देखिए ऐसा भी नहीं है कि 3 भाषा जो है उनको सीखना जो है राज्य और क्षेत्र और स्वयं छात्रों की पसंद है। भाई ये तो है कि भाई हमारे राज्य में बोला गया है कि तुम्हें ये वाली भाषा है तो, या क्षेत्रों में बोला गया है तो तब जाके उसके लिए ऐसा कुछ नहीं है बच्चे की पसंद होगी, नहीं। जब तक कि 3 भाषाओं में से 3 भाषा तो है लेकिन कम से कम 2 भाषा तो मूल निवासियों, ठीक है। और बच्चा हमारा क्या होना चाहिए, मतलब बच्चे पे कोई भार ना हो किसी भी भाषा का कि उसे वो भाषा करानी है, ठीक है। जिस भाषा में बच्चा सुविधापूर्व समझता हो वो भाषा करानी है बच्चों को, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।